Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing super great, and in this particular video we are going to cover MTP series number 2 for CA final audit for November 2023 एग्जाम्स। आपको इस क्लास को देखने से पहले आई वुड एडवाइज कि अगर आपने अभी तक MTP 1 की डिस्कशन नहीं देखी है तो आपको पहले उस पर्टिकुलर MTP को देखना चाहिए। रीजन बीइंग जो MTP 1 की डिफिकल्टी लेवल है दैट इज स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू MTP 2। इस MTP को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा महसूस होगा, आपको ऐसा फील होगा कि इतना बड़ा भी कोई तोप नहीं है ऑडिट का पेपर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं। सो दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी वर्थ इट, आई कैन अश्योर यू दैट। इनफैक्ट आपका कोई भी पेपर हो, ऑडिट के अलावा किसी और सब्जेक्ट का भी पेपर जो आपका रेलिवेंट अटेम्प्ट होता है, उस अटेम्प्ट के MTPs और RTPs आपको देखकर ही जाने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बचा ही नहीं है वेस्ट करने को, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक चीज को मैं डिस्कस करूं, लेकिन जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही डायरेक्ट है तो मैं वहां पे सिर्फ रेफरेंस दे दूंगी कि आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में कहां पे ढूंढ सकते हो, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस क्वेश्चन को कवर करने की। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सीए मृदुल को स्टैचुरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया है PQT लिमिटेड का। PQT लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। करंटली मतलब आजकल जो आपका सीए मृदुल है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है गवर्नमेंट को एडवाइस देने में in favor of a proposed legislation which is likely to be introduced in one of the coming sessions of the parliament। आपकी गवर्नमेंट कुछ लेजिस्लेशन लेकर आ रही होगी नई, उसके रिलेशन में एडवाइस दे रहा है आपको सीए मृदुल। राइट, और ये किसके बिहाफ पे दे रहा है? उसके क्लाइंट के बिहाफ पे दे रहा है। कोई आपका चेंज आ रहा होगा उस सेक्टर में जिस सेक्टर में उसका क्लाइंट इन्वॉल्व है, और आपके क्लाइंट के बिहाफ पे वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे रहा है, ठीक है। ही हैज पार्टिसिपेटेड इन टीवी प्रोग्राम्स, इस रिलेशन में उसने टीवी प्रोग्राम्स में इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे बिजनेस न्यूज़पेपर्स में उसने आर्टिकल लिखे हैं और गवर्नमेंट को भी की सजेशन दी। जहां जहां पर भी उसने पब्लिक अपीयरेंसेस दी, जहां जहां पे भी उसने स्टेटमेंट दी है, उसने ओपनली इस बात को बोला है कि मैं PQT लिमिटेड का ऑडिटर हूं। मतलब वो अपने क्लाइंट का प्रमोशन कर रहा है, अपने क्लाइंट की एडवोकेसी कर रहा है। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है, कौन सा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस अराइज हो रहा है। फाइनल लेवल का तो ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये क्वेश्चन इंटर लेवल का क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी बताया कि जहां पे आपका ऑडिटर अपने क्लाइंट को उस एक्सटेंट तक प्रमोट करे, उसकी एडवोकेसी उस एक्सटेंट तक करे कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हो जाए, तो उस थ्रेट को कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन के ऊपर। इससे ज्यादा डिस्कशन करनी भी नहीं चाहिए, इट इज वे टू सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका कारो का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कहता है कि सीए आरती ऑडिट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की। किसकी ऑडिट कर रही है? वो टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिट कर रही है। ये कंपनी क्या बनाती है? फुटवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, कंपनी की टर्नओवर एज पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग 35 करोड़ रुपए की है, और इस साल भी उसकी टर्नओवर मार्च के महीने में 35 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होने के साथ साथ MSME एक्ट में भी एज अ स्मॉल एंटरप्राइज रजिस्टर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन आगे कहता है कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 3.5 करोड़ रुपीस की है, और यही उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है पिछले कुछ सालों से। इसके साथ साथ कंपनी ने एक बैंक से वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटी ली है। आप इसको मानो कि उसने लोन लिया हुआ है 2 करोड़ रुपए का, ठीक है। और आपके इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने हांगकांग की एक कंपनी के सारे शेयर एक्वायर किए हैं। इसका मतलब ये कंपनी क्या बन गई? अब आपकी होल्डिंग कंपनी भी बन गई।
क्वेश्चन आगे कहता है आपके ऑडिटर को समझ में नहीं आ रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी के ऊपर कारो अप्लाई होगा या कारो अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कारो किसके ऊपर अप्लाई होता है। कारो की एप्लीकेबिलिटी हर एक कंपनी के ऊपर आती है, इंक्लूडिंग अ कंपनी which is a foreign company within the meaning of section 2 subsection 42 of Companies Act 2013। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सिलेक्टेड कंपनीज है जिनके ऊपर कारो अप्लाई नहीं होता। कौन कौन सी कंपनीज है वो आप खुद देख लेना, क्योंकि उनमें से एक ऐसी कंपनी है जिसकी डिस्कशन मुझे करनी है, दैट इज स्मॉल कंपनी। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी के ऊपर कारो अप्लाई नहीं होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि स्मॉल कंपनी कहते किसे हैं, क्योंकि इस अटेम्प्ट में आपकी स्मॉल कंपनी के अंदर इसकी डेफिनेशन के अंदर अमेंडमेंट है। ठीक है, तो आप स्मॉल कंपनी किसे कहते हो, एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहा जाएगा जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपीस से 4 करोड़ रुपीस से एक्सीड नहीं करती एंड हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीस। ठीक है, मतलब सिंपल सी भाषा में जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं है और जिसकी टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं है, ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी बोलेंगे। और अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी है तो उसके ऊपर कारो अप्लाई नहीं होता। तो अगर मैं इतना पढ़ के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखूं तो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल और हमारी कंपनी की टर्नओवर इस लिमिट के अंदर है, तो उस अकॉर्डिंग तो मेरी कंपनी भी एक स्मॉल कंपनी ही है। लेकिन ये आपकी पूरी डेफिनेशन नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। आपकी स्मॉल कंपनी क्या है, कोई भी प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब आपकी स्मॉल कंपनी कभी भी कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, कोई चैरिटेबल कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जिसको कोई स्पेशल एक्ट गवर्न करता है, वो कभी भी आपकी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, भले ही वो थ्रेशहोल्ड को मीट कर रही हो तो भी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारी कंपनी ने हांगकांग की कंपनी के शेयर एक्वायर करे हैं, वो कंपनी होल्डिंग कंपनी है, वो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती भले ही वो थ्रेशहोल्ड के अंदर है। ठीक है, तो कारो तो इस कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी कोई कंपनी अगर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आती है और उसकी थ्रेशोल्ड आपकी उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है जो एक प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कारो कब अप्लाई होगा, जो आपके कारो की एप्लीकेबिलिटी में थ्रेशोल्ड दी हुई है आपकी प्राइवेट कंपनी के लिए, तो भी उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी ही मानेंगे। समझ में आया? मतलब आप इस चीज को ऐसे समझो कि अगर मैं कहूं कि किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए की है प्लस रिजर्वेशन सरप्लस मान लो 2 करोड़ रुपए के हैं, ठीक है, तो भले ही उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितने की है, 2 करोड़ रुपए की है, भले ही वो 1 करोड़ से ज्यादा की है, और लेकिन अगर वो 4 करोड़ से कम की उसकी पेड अप शेयर कैपिटल और उसकी टर्नओवर 40 करोड़ से कम की है, मतलब इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करती है, तो उस केस में भी इसके ऊपर कारो अप्लाई नहीं होगा। स्मॉल कंपनी को जो एग्जम्पशन मिलगी तो वो मिलगी, भले ही वो प्राइवेट लिमिटेड की जो थ्रेशहोल्ड है उससे ज्यादा वो एक्सीड हो रही है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कारो इस कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। अगर ये स्मॉल कंपनी नहीं है तो देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो इसके ऊपर कारो अप्लाई होगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोविड की डेफिनेशन पूछी है, पहला इसका आंसर है, इसको पढ़ के मैं टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगी। चैप्टर नंबर 4 जो आपका इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर सी आपकी लिस्टेड कंपनी जिसका नाम है DEX लिमिटेड, उसका ऑडिटर है, उसने ऑडिट रिपोर्ट को कब साइन किया है, 21 अगस्त को उसने ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया है। और किसी रेगुलेटर ने बोला, कोई आपकी लीगल प्रोसीडिंग चल रही होगी, रेगुलेटर मतलब किसी भी कोई भी रेगुलेटर हो सकता है, ट्राइब्यूनल हो सकता है, कुछ भी, ROC मान लो, तो उसने आपकी कंपनी से, ये आपकी कंपनी ने आपके ऑडिटर से उसकी ऑडिट फाइल मंगवाई है। किस डेट को मंगवाई है, 20 जुलाई 2022 को। ठीक है, आपके ऑडिटर ने ऑडिट फाइल को सबमिट कर दिया है। कहा कैसे उसने सबमिट किया है, एडिटेबल एक्सेल फाइल की फॉर्म में, मतलब कोई भी उसके अंदर चेंज कर सकता है। कब सबमिट किया, 10 अगस्त 2022 को।
इट लेटर ट्रांसपायर्ड दैट ऑडिट फाइल वॉज मॉडिफाइड। बाद में पता लगा कि ऑडिट फाइल किसी ने मॉडिफाई कर दी, उसके अंदर कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया और कुछ नई इंफॉर्मेशन को उन इंफॉर्मेशन की जगह पे ऐड कर दिया जिसको डिलीट किया था। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गई आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी सिचुएशन रेलिवेंट है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है ऑडिट फाइल वॉज रिक्वायर्ड टू बी असेंबल्ड बाय विच डेट। आप मुझे बताओ आपका SQC1 क्या कहता है। SQC1 कहता है कि जिस डेट पर आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है उसके 60 दिन के अंदर उसको अपनी ऑडिट फाइल बना लेनी है, उसको अपनी ऑडिट फाइल की असेंबली कर लेनी है। राइट, तो अगर आप 21 अगस्त से आप 60 दिन ऐड करोगे तो डेट निकल के आएगी 20 अक्टूबर 2021। इसका मतलब पहले दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते। ठीक है, सी कहता है ऑडिट फाइल कब तक असेंबल कर लेनी है आपको, 20 अक्टूबर 2021 तक। मॉडिफिकेशन आप इसके अंदर कर सकते हो 20 जुलाई तक, इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकते अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कुछ वहाँ पे थोड़े बहुत सर्कमस्टांसेस आप वहाँ पे डिफाइंड है आपके डॉक्यूमेंटेशन में जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने सुपरसीड किया है अपने डॉक्यूमेंटेशन को तो उस केस में अलाउड है, आप कोलेटिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, तो इस टाइप के चेंजेस कर सकते हो। अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड टू मेक चेंजेस इन द डॉक्यूमेंटेशन। सो योर आंसर वुड बी डी। अगेन अ वेरी सिंपल MCQ। इस बार MTP के क्वेश्चन जो MCQ के हैं इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, NOP Limited is a JV of the central government and a private company and it is engaged in the business of distribution of electricity in Chennai। NOP Limited एक JV है, किस किस की JV है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की और प्राइवेट कंपनी की JV है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये काम करती है, चेन्नई में ये काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर 51% की होल्डिंग रखती है, तो मतलब ये कंपनी क्या होगी, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 45 के अकॉर्डिंग इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। द कंपनी इज एक्नॉलेज्ड फॉर इट्स कंज्यूमर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। कंपनी का नाम है कंज्यूमर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के लिए। ओके, इनिशियली इट वाज कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वाज रनिंग इनटू सिग्निफिकेंट लॉसेस, बट आफ्टर द JV द एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस ऑफ द कंपनी शोड आ रिकॉर्ड डिक्लाइन। कहता है पहले तो इसको 100% गवर्नमेंट ही ओन करती थी जिसकी वजह से कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रही थी। अब जब से कंपनी ने JV बनाई है उसके बाद कंपनी के लॉसेस में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है। The operation of the company have improved significantly as claimed by the management of the company। कंपनी के operations भी बहुत अच्छे हुए हैं। The C&AG wants to conduct the performance audit। C&AG अब इस कंपनी की परफॉर्मेंस ऑडिट करवाना चाहता है, किसकी, ऑफ वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी थ्रू अ सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मतलब इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ऑडिट कराना चाहता है आपका C&AG। फॉर दिस पर्पस द ऑडिट प्रोग्राम हैज ऑल्सो बीन फाइनलाइज्ड। इस पर्पस के लिए ऑडिट प्रोग्राम भी फाइनलाइज हो गया एंड C&AG ने कंपनी को इंटीमेशन दे दी है कि हम ऐसा करेंगे विद इन अ डे टाइम्स, एक दिन के अंदर ऑडिट शुरू कर देंगे। तो मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी को कोई रीजनेबल टाइम ही नहीं दिया गया अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने का, अपनी ऑडिट के लिए तैयारी करने का। द कंपनी इज कंसर्न्ड, अब कंपनी को टेंशन हो रही है बिल्कुल, because the program which has been received from the accountant general is quite detailed। क्योंकि जो उसके पास ऑडिट प्रोग्राम आया है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है एंड उसको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फर्दर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज क्वाइट सरप्राइज्ड, और मैनेजमेंट ये सरप्राइज्ड भी है कि वाई दिस ऑडिट इज शुड बी कंडक्टेड एज दिस इज नॉट अ कंपनी सब्जेक्ट टू सच टाइप ऑफ ऑडिट एज पर लॉ। मैनेजमेंट कहती है कि ऐसी ऑडिट हो ही क्यों रही है मेरी कंपनी की, तो मैनेजमेंट का ये कंसर्न बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वुड लाइक टू हैव योर इनपुट इन दिस रिस्पेक्ट, प्लीज गाइड। आपको मैनेजमेंट को गाइड करना है, आप ऑप्शन पढ़ो, आपको तब समझ में आएगा कि क्या सही है। नंबर 1, द नोटिस फॉर सच टाइप ऑफ द ऑडिट शुड गिव रीजनेबल सॉरी यार 2 सेकेंड। The notice for such type of the audit should give reasonable time to the management to prepare themselves। सही बात है, आप अपनी मैनेजमेंट को रीजनेबल टाइम तो दो कि वो खुद को प्रिपेयर कर सके, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर कर सके। फर्दर इट शुड नॉट बी अ डिटेल्ड ऑडिट रिक्वायरिंग द सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ द कंपनी। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक था, ये पता नहीं क्या लिखा है
कि डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम होगा या नहीं, ऐसा कहाँ पे लिखा है। दूसरा कहता है C&AG में कंडक्ट सच टाइप ऑफ ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ NOP लिमिटेड। यस, C&AG इसकी ऑडिट करा सकता है, गवर्नमेंट कंपनी है ये, ठीक है। विच वुड गेट कवर्ड इन दिस क्राइटेरिया, हाउएवर द नोटिस फॉर कंडक्टिंग सच टाइप ऑफ ऑडिट शुड गिव अ रीजनेबल टाइम टू द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर देमसेल्फ। लेकिन इस टाइप की ऑडिट करने के लिए आपकी मैनेजमेंट को एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए। ऐसा आई थिंक एक सिमिलर क्वेश्चन पता नहीं MTP में है, RTP में या MCQs में कहीं तो है, बाकी क्या आप ऑप्शन पढ़ लेना, कुछ भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है CA Madhur is conducting a tax audit of PMD product which is a proprietary concern of Mr. P Limited. The turnover of the firm for the फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज 15 करोड़ रुपीस। CA मधुर टैक्स ऑडिट कर रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी की, और कंपनी का 22-23 का टर्नओवर 15 करोड़ रुपीस का है। मिस्टर पी वाइल फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, आपका जो मिस्टर पी जब अपनी 21-22 की IT रिटर्न भर रहा था, he has opted out for न्यू स्कीम, उसने जो आपके सेक्शन 115B AC ऐसे वाले सेक्शंस हैं उसके लिए ऑप्ट आउट किया है, हैविंग द स्पेशल रेट, जिसके अंदर जो आपके स्पेशल रेट प्रिस्क्राइब्ड है, बाय फाइलिंग द फॉर्म नंबर 10E बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ द income while e-filing form 3CB and 3CD for the financial year 2022-23, that is assessment year 2023-24 on behalf of a client, which one of the following statement is correct। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Number 1, he is required to state in the form 3CD whether the assessee has opted out for the exemption under section 115B AC of the income tax, yes, along with the date of the, ये डेट के साथ नहीं उसको बताना है, सिर्फ उसको ये बताना है कि क्या उसने आपके स्पेशल रेट के लिए ऑप्ट आउट किया है, और इसका डिस्क्लोजर कहाँ में जाता है, आपके क्लोज नंबर 8A में जाता है। तो कहता है ही इज रिक्वायर्ड टू स्टेट इन द फॉर्म नंबर 3CD वेदर द SSC हैज ऑप्ट आउट फॉर द टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115B AC। आप जाके क्लोज नंबर 8A चेक कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे ये प्रोविजन मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा ये भी MCQ है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है CAX इज अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ हैप्पी इंश्योरेंस लिमिटेड। CAX आपकी एक एंगेजमेंट टीम का पार्ट है, ठीक है, मेंबर है, जो आपकी ऑडिट कर रही है किसकी, हैप्पी इंश्योरेंस लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कर रही है। और ये इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। कंपनी हैज अंडर रिटन सब्सटेंशियल फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज कवरिंग फायर एंड अलाइड रिस्क लाइक फ्लड, इनअंडेशन, स्टॉर्म ETC। कंपनी फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज में डील करती है और उसके साथ जो भी अलाइड एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये डील करती है, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी। Therefore, CAX is focusing on audit procedures relevant to the fire department of the company। जब CAX ऑडिट कर रहा था तो वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, आपके फायर डिपार्टमेंट के ऊपर। Which of the following is not likely to be relevant audit procedures? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। नंबर 1, वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्री लुक कैंसिलेशन रिक्वेस्ट विद इन टर्न अराउंड टाइम फॉर फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। फ्री लुक कैंसिलेशन का ये जो ऑप्शन होता है ये आपको लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में दिया जाता है, ना कि जनरल इंश्योरेंस के केसेस में। तो ये सेंटेंस अपने आप में ही गलत है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप जाके चेक कर सकते हो, ये पूरा का पूरा टॉपिक है इंश्योरेंस कंपनी में आपका फ्री लुक कैंसिलेशन, जो आपके पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप उसको लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में दिया जाता है, ना कि जनरल इंश्योरेंस के केसेस में। बाकी ऑप्शन सही है, गलत क्या है, ए गलत है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ आर द जॉइंट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल्स। XYZ आपके कंपनी के जॉइंट ऑडिटर्स हैं, जो क्या बना रही है, केमिकल्स बना रही है। दे हैव डेवलप्ड अ जॉइंट ऑडिट प्लान, उन्होंने मिलकर एक जॉइंट ऑडिट प्लान बनाया जो बिल्कुल सही है, और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से हमारे कॉमन वर्क के एरियाज हैं, मतलब जहां जहां पे सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स मिलकर के काम करेंगे। बिसाइड्स दे हैव आल्सो आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड द वर्क बाय साइनिंग वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट्स अमंग देमसेल्व्स, और उन्होंने उस एरिया को भी डिवाइड कर लिया जहां पे उनको इंडिविजुअली काम करना है। मतलब उन्होंने कुछ अपने कॉमन वर्क एरिया सेलेक्ट कर लिया और कुछ उन्होंने अपने काम को एलोकेट कर लिया। वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स वाज एलोकेटेड टू Z। Z को क्या मिली है कि उसको ट्रेड रिसीवेबल की वेरिफिकेशन करनी है। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
करेक्ट होगा, आई थिंक इसमें करेक्ट लिखा है इज ओके, इज इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट स्टैंडर्ड। यहाँ पे रेलिवेंट स्टैंडर्ड आपका कौन सा होगा, एसए नंबर 299। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। नंबर 1, एक्स एंड वाई शुड नेसेसरली रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड बाय जेड। ये गलत है, क्यों? आपका इंस्टीट्यूट ये कहता है, आप इस चीज को एसए नंबर 299 में भी ट्रेस कर सकते हो कि यू कैन ट्रस्ट ऑन द वर्क विच इज परफॉर्म्ड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स। मतलब अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी की ऑडिट एक से ज्यादा जॉइंट ऑडिटर्स मिलकर कर रहे हैं, उस केस में जो एरिया किसी और पर्टिकुलर ऑडिटर को असाइन हुआ है, तो बाकी ऑडिटर्स कैन place a trust on the work which is done by that auditor, right? तो x and y are entitled to assume, वो ये assume कर सकते हैं कि z has actually performed the work in accordance with the essays, ठीक है? So they can assume this कि z ने अपना काम सही किया है, तो उनको उस काम को दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे सी बनेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इनफैक्ट इस बार जो आपके MCQs के क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, CAP इज अ पार्ट ऑफ द स्टैच्यूटरी ऑडिट एक्सरसाइज। CAP स्टैच्यूटरी ऑडिट कर रहा है, इज अ टेस्टिंग। अच्छा, जब CAP स्टैच्यूटरी ऑडिट कर रहा था उस टाइम पे वो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल्स कहाँ पे, जो कंपनी ने अपने परचेज ऑर्डर्स के ऊपर लगाए हैं। किसके परचेज ऑर्डर, कैपिटल एसेट के परचेज ऑर्डर्स के ऊपर, ठीक है? द कंपनी प्लेसेस ह्यूज ऑर्डर्स फॉर द एक्विजिशंस ऑफ कैपिटल एसेट्स एवरी ईयर। कंपनी बहुत ज्यादा एक्विजिशन करती है कैपिटल एसेट्स की, कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द बिजनेस एज कोरस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट्स। वाइल टेस्टिंग कंट्रोल्स इन अ सैंपल ऑफ द परचेज ऑर्डर ऑफ द एक्विजिशंस ऑफ द कैपिटल एसेट्स, ही फेल्ड टू नोटिस अ लैक ऑफ he failed to notice a lack of adherence to a certain established parameters for placing such orders। वो कह रहा है कि जब वो चेकिंग कर रहा था उस टाइम पे उसको एक चीज वो रहेगी, उससे क्या रह गया, he failed to notice a lack of adherence to a certain established पैरामीटर। मतलब आपकी कंपनी ने कोई पैरामीटर लगाया, कोई कंट्रोल लगाया है, और क्या आपके जो एम्प्लॉयज हैं जब वो एक्विजिशन करते हैं एसेट्स के, उनके साथ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज को नोटिस करने से रह गया आपका ऑडिटर, ठीक है? इस सिचुएशन में आपको ये बताना है कि आपके यहाँ पे कौन सा रिस्क अराइज हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इन रिस्क का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। सैम्पलिंग रिस्क का क्या मतलब होता है? सैम्पलिंग रिस्क होता है कि अगर आपका ऑडिटर सेम ऑडिट प्रोसीजर को सैंपल पे परफॉर्म ना करके 100% पॉपुलेशन पे परफॉर्म करेगा, तो उसको एक डिफरेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे, तो इसको कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सैम्पलिंग रिस्क तो नहीं है, ठीक है? दूसरा, कंट्रोल रिस्क क्या होता है कि जो आपकी एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, दोज इंटरनल कंट्रोल्स विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट, करेक्ट एंड डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गलती आपके ऑडिटर के पार्ट पे हो रही है, राइट? तीसरा, इनहेरेंट रिस्क, ये कहता है कि आपकी एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं अगर हम ये मान ले कि एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स ही नहीं है। सिचुएशन इन दो रिस्क के बारे में तो है ही नहीं। सिचुएशन ये है कि आपका ऑडिटर फेल हो गया है टू नोटिस अ नॉन कंप्लायंस, राइट? तो इसकी वजह से एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क अराइज होगा। नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब कोई भी ऐसा रिस्क जो सैम्पलिंग के अलावा है। तो आपके ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर की वजह से कोई भी रिस्क जो सैम्पलिंग रिस्क के अलावा है, दैट इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो देयरफॉर इसका आंसर इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। मूविंग फॉरवर्ड, ये भी इंटर लेवल का क्वेश्चन है। Moving forward to next question, again a very simple fill in the blanks question। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन है ऐसे नंबर 320 से। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब क्या? इट मीन्स द अमाउंट और अमाउंट विच आर सेट बाय द ऑडिटर एट अ level lower than the materiality for the financial statement as a whole to reduce to an acceptably low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement materiality will exceed। ये क्या लिखा हुआ है? ये स्टेटमेंट ही गलत लिखी हुई है पूरी, पता नहीं क्या। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल इज अ लेवल which is below your overall materiality level। क्यों रखते हैं इस लेवल को? so that जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट किसका एग्रीगेट? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का एग्रीगेट प्लस अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का एग्रीगेट, वो एक्सीड ना करे कंपनी की ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल से।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं जो मैंने आपको बताई, क्या बिलो मतलब लेस और एक्सीड ना करे मतलब उससे ज्यादा ना हो, तो बिलो और एक्सीड इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा लेस और एक्सीड, तो मतलब बिलो और एक्सीड, तो आंसर बनेगा बी। पढ़ लेना इसको क्या स्टेटमेंट है। इतना इजी क्वेश्चन पता नहीं आएगा एग्जाम में या नहीं आएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11, केस स्टडी है, बहुत बहुत इजी केस स्टडी है। ठीक है, क्या कहते हैं केस स्टडी, SED एंड एसोसिएट इज अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स रिसीव्ड एन ऑफर लेटर डेटेड 15 जुलाई 2022 टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ BTM लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स। वो कहते हैं कि आपके SED एंड एसोसिएट्स को स्टैच्यूटरी ऑडिटर बनाया गया है पहली बार, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2022-23 के लिए, एक कंपनी का जो एक लिस्टेड कंपनी है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑडिट वॉज एक्सेप्टेड बाय द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑफर लेटर डेजिग्नेटेड इट एज अ एंगेजमेंट लेटर। कोई सेपरेट आपको एंगेजमेंट लेटर इशू नहीं हुआ, सिर्फ जो ऑफर लेटर था उसको ही बोल दिया कि एंगेजमेंट लेटर है। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैव नॉट फेल्ट द नेसेसिटी टू कीप द डॉक्यूमेंट्स टू शो दैट द फर्म हैज कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन नंबर 3D ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपके पार्टनर ने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करी है इस रिलेशन को लेकर कि उनको जो सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन नंबर 3 का सब क्लोज डी है, आप जाके देखोगे क्या है ये सब क्लोज डी। ठीक है, वो जो आपके लिमिट्स है, ठीक है, उसके साथ कंप्लाई कर रहा है। CAE हु इज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ योर फर्म इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी। CAE आपके इस ऑडिट का क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर है। द कंपनी वॉज इनकरिंग लॉसेज सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स एंड इट हैज रिजल्टेड इन इरोजन इन द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट्स नेटवर्थ। कंपनी पिछले कुछ सालों से आपके लॉसेज में है और जिसकी वजह से उसकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इट हैड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एंड वो सब्सटेंशियली डेट रिडन, और इसकी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है। द कंपनी हैड ओनली वन प्लांट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। कंपनी का एक ही प्लांट बचा हुआ है जो कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। द प्लांट वाज फाउंड टू बी इन वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, और इस प्लांट में काम हो रहा है। उसके बाद कहता है द मेजॉरिटी ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी वर लोकेटेड एट दिस वेरी प्लांट। इसी प्लांट के अंदर आपकी कंपनी के जो मेजॉरिटी फिक्स्ड एसेट है वो वहीं पे है। द एंगेजमेंट पार्टनर वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट द फिजिकल वेरिफिकेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर। एंगेजमेंट पार्टनर को यह भी बताया गया कि इस साल आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आपकी मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करी है। अभी तो कहानी चल रही है, ओके। However, the internal auditor has pointed out in one of its reports during the year that the management did not physically verify the PPE. लेकिन आपकी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट कह रही है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, एक्चुअल में कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हुई नहीं है। राइट, हैविंग एक्सपीरियंस एज एन एंगेजमेंट पार्टनर इन द सीमेंट इंडस्ट्री, आपके एंगेजमेंट पार्टनर का पहले से इस टाइप की इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस है। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द वैल्यूएशन ऑफ द PPE वॉज लेस देन द वैल्यू विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो कहते हैं कि आपका जो PPE है उसकी वैल्यूएशन में कमी आई है, उसमें इंपेयरमेंट हुई है। However, no such assessment was made during the audit. लेकिन ऐसी कोई असेसमेंट करी ही नहीं, आपके ऑडिटर ने उसकी इंपेयरमेंट को चेक ही नहीं किया। फिर कहता है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ इट्स लोन टू द बैंक एंड द क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी वर क्लासिफाइड एज NPA। आपकी कंपनी ने लोन लिया हुआ था बैंक से, उसने इंटरेस्ट नहीं पे किया, उसकी रीपेमेंट नहीं करी, जिसकी वजह से आपके बैंक ने कंपनी के लोन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखा दिया है, NPA दिखा दिया है। वन नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज फॉलो। कंपनी ने कुछ ये बात लिखी हुई है अपनी नोट्स टू अकाउंट्स में, क्या कि कंपनी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड कर रही है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, इस वजह से क्योंकि बैंक ने इस लोन को अपने अकाउंट्स में NPA दिखा दिया है। मतलब कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है, which is the violation of the financial reporting framework, that is AS और Ind AS, right? बैंक अपनी बुक्स में जब किसी अकाउंट को अपना NPA दिखाता है तब वो अपने इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स को चेंज करता है एज पर RBI, ना कि आपकी कंपनी, राइट? फिर कहता है क्वेश्चन आगे, कंसिडरिंग द प्रिविलिंग सिचुएशन, आपकी कंपनी की इतनी बुरी हालत को देखते हुए फ्यूचर प्लान्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट एंड अप्लाइंग द प्रोफेशनल जजमेंट, मैनेजमेंट का प्लान को देखते हुए ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को
अप्लाई कर रहा है और वो कहता है मैं EOM पैरा डालूंगा, आपका ऑडिटर भी बेवकूफ है। क्यों? ऐसे नंबर 570 क्या कहता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिस सिचुएशन की वजह से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है तो उसको मुर्ग डालना चाहिए, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, इसको इंक्लूड करना चाहिए, ना कि EOM पैरा। ठीक है, क्वेश्चन आगे कहता है मैनेजमेंट हैज ऑल्सो इंक्लूडेड दिस मैटर इन द नोट्स टू अकाउंट्स, हाउएवर ही हैज नॉट फेल्ट द नीड फॉर द इवैल्यूएशंस ऑफ द फ्यूचर प्लान्स प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। उसके बाद उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज पर एसए नंबर 570 कि उसको मैनेजमेंट के प्लान क्या है फ्यूचर को लेकर, कि क्या उसकी कंपनी फ्यूचर में कंटिन्यू करेगी एज अ गोइंग कंसर्न या नहीं। अगर वो कर रही है कि हाँ हम जाएंगे आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे एज अ गोइंग कंसर्न, तो किस फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के बेसिस पे कंपनी ऐसा बोल रही है, आपके ऑडिटर ने कोई भी चेकिंग नहीं करी है। ठीक है, क्वेश्चन आगे कहता है ड्यूरिंग द ऑडिट फॉर द ईयर 2022-23 मैनेजमेंट वाज रिक्वेस्टेड वाइट लेटर डेटेड 20 मई 2023 टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटिजेंट लाइबिलिटीज। आपके ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगी है इस डेट पे कि तुम मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दो रिगार्डिंग द कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड क्रेडेंशियल्स फॉर लॉगिंग इन टू द इनकम टैक्स पोर्टल, GST पोर्टल्स एंड अदर सिग्निफिकेंट ऑनलाइन पोर्टल्स। आपका जो ऑडिटर है वो कह रहा है कि मुझे पासवर्ड चाहिए आपका, मुझे आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, GST के पोर्टल पे लॉगिन करना है और उसको बाकी साइट्स पे भी लॉगिन करना है। मैनेजमेंट ने ऐसी इंफॉर्मेशन उसको नहीं प्रोवाइड करी। ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया कि मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू मी अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर 1, the case scenario describe the acceptance of the audit of the aforementioned company by SED and Associates. Which of the following statement is likely to be most appropriate? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, it was proper for the auditor to accept an audit of the company on the basis of offer letter designated as engagement letter. उनको engagement letter के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, ऐसे नंबर 210 ऐसा कहता है। आप किसी भी लेटर को डेजिग्नेट नहीं कर सकते, आप एंगेजमेंट लेटर, आप जब एंगेजमेंट लेटर इशू करते हो तो आप उसके अंदर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लिखते हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें लिखते हो। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। दूसरा, इट वॉज इम्प्रॉपर फॉर द ऑडिटर्स टू एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफर लेटर दैट इज designated as the engagement letter. Yes, it was improper. आगे कहता है क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट एंगेजमेंट लेटर. यस, यहां तक ठीक है. क्वेश्चन आगे कहता है, हाउएवर देयर इज नो नेसेसिटी टू कीप डॉक्यूमेंट टू शो द कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन नंबर 3 का क्लोज नंबर डी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 so long as there is no violation in respect of this requirement. This is incorrect statement. ये कहता है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि आपके ऑडिटर को कोई भी सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन रखने की जरूरत नहीं है अगर वो कंप्लाई कर रही है उस पर्टिकुलर सेक्शन का, विच इज इनकरेक्ट. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन भी रखनी है और उसको अपनी एक्सेप्टेंस एक सेपरेट एंगेजमेंट लेटर के थ्रू देनी है. आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डी में लिखा हुआ इट इज प्रॉपर, तो प्रॉपर तो उसका था ही नहीं, एक्शन. सो इसका आंसर बनेगा सी. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है, व्हाट शुड बी एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द auditors in respect of PPE considering the situation described in this respect. ऊपर जो हमने PPE की सिचुएशन देखी थी, मैनेजमेंट कह रही है मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, मैनेजमेंट कह रही है कि मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन करी है, पर आपकी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स कह रहे हैं कि आपकी इस कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करी है, उसके साथ साथ इंपेयरमेंट है. तो क्या राइट कोर्स ऑफ एक्शन है आपके ऑडिटर का इस सिचुएशन में? नंबर 1, द ऑडिटर शुड नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू द इंटरनल ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन. क्या बकवास कर रहा है, बिल्कुल उसको आपके ऑडिटर की रिपोर्ट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. दूसरा, द ऑडिटर शुड डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशन टू ऑडिट प्रोसीजर्स आर नेसेसरी टू रिजॉल्व द inconsistency between the internal auditor's report and evidences which are obtained by him. Yes, बिल्कुल सही है. And its effect on other aspect of the audit. मतलब जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है और जो आपके इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है, दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, तो आपके ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी चाहिए. सही बात है. आगे, हाउएवर
उसको इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग की इवेल्युएशन करने की कोई नीड नहीं है, ये गलत है, उसको टेस्टिंग करने की नीड है, राइट। तो इसमें भी आपका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा, जहां पे दोनों बातें ये लिखी हुई हैं। नंबर 1 कि उसको इनकंसिस्टेंसी को रिजोल्व करना पड़ेगा बाय परफॉर्मिंग द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। नंबर 2 कि अगर इंपेयरमेंट दिख रही है तो आपके ऑडिटर को उसकी इवेल्युएशन करनी पड़ेगी, राइट। डी भी उसने गलत ही लिखा है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, द कंपनी हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट कॉस्ट। ये मैं बता चुकी हूँ, कंपनी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, बुक नहीं किया है। और एक्सप्लेनेशन कंपनी ये दे रही है क्योंकि मेरा अकाउंट बैंक ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एनपीए बना दिया है। तो क्या इसका रीजन है, जो पॉलिसी आपकी मैनेजमेंट फॉलो कर रही है, दिस इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। सो दिस इज योर आंसर। बाकी आप पढ़ सकते हो, ऑल्दो कोई भी यहाँ पे सेंसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ऑडिटर कौन सा पैरा डाल रहा था ऊपर, EOM पैरा डाल रहा था, और मैंने आपको बोला है कि कौन सा पैरा यहाँ पे डालेगा ऑडिटर। ऑडिटर को मुर्ग डालना है, दैट इज मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांस इवेंट एग्जिस्ट करता है विच इज कास्टिंग अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर, देन उसको अपनी रिपोर्ट में एक सेक्शन ऐड करना पड़ेगा विद द हेडिंग मुर्ग, राइट। और वहां पे ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा, अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा तो, राइट। सो दिस इज योर आंसर। बाकी ये गलत है कि EOM पैरा डाल दो, EOM पैरा डाल दो। ये कह रहा है इफ एडुकेट डिस्क्लोजर्स अबाउट द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर विल एक्सप्रेस द मॉडिफाइड ओपिनियन। नो, ऑडिटर विल एक्सप्रेस द अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस वो मुर्ग डालेगा अपनी रिपोर्ट में। इसको तुम ऐसे नंबर 570 में ट्रेस कर सकते हो अगर आपको ये प्रोविजन नहीं आती है। दिस इज यू कैन से दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडरिंग द मैटर ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन। आपके ऑडिटर ने मैनेजमेंट से क्या मांगी थी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी के रिलेशन में एक WR मांगी थी, और उसने GST के पोर्टल, इनकम टैक्स के पोर्टल के पासवर्ड मांगे थे, जिसको देने से आपकी मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो आपके ऑडिटर क्या इशू करेगा वहां पे, ऑब्वियसली उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो अनमोडिफाइड ओपिनियन तो वो इशू नहीं करने वाला। दूसरा, ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा दोबारा से कि मैनेजमेंट प्लीज मुझे इस इंफॉर्मेशन को दे दो, एंड मस्ट डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म दी ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। अगर मैनेजमेंट फिर भी देने से मना कर दे तो जिस भी असर्शन के ऊपर वो कंफर्ट लेना चाहता है, तो वो ये देखेगा कि क्या मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके मैं इस पर्टिकुलर असर्शन के ऊपर कंफर्ट ले सकता हूँ, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। और अगर वो फिर भी ना ले पाए, ऑडिट एविडेंसेस ना कलेक्ट कर पाए, फिर उसको अपनी रिपोर्ट के ऊपर इसका इफेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर वो ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पा रहा है तो उस केस में या तो वो डिस्क्लेमर देगा या तो वो क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन देगा, वो वहां पे क्लीन रिपोर्ट इशू नहीं करेगा। सो दिस इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज केस स्टडी नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन, ABC लिमिटेड, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ABC Limited is a manufacturing company having 3 manufacturing facility in India and ranked within the top 500 listed companies. ABC Limited listed company है और top 500 listed entities में आती है based upon its market capitalization. कंपनी की टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए की है और कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,000 करोड़ रुपए का है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी ने डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं करे, ठीक है। कब से नहीं करे, जब से ये कंपनी बनी तब से इस कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करे हैं। मिस्टर ए इज द प्रमोटर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मिस्टर ए प्रमोटर है और CEO है कंपनी का, ठीक है। और मिस्टर बी जो मिस्टर ए का बेटा है इज द कंपनीज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब वो रिलेटिव है आपकी कंपनी के CEO से, ओके। एंड होल्ड्स अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड अ पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम IIM अहमदाबाद, मतलब बहुत ही एजुकेटेड इंसान भी है, ओके। ड्यूरिंग द ऑडिट इट वाज डिस्कवर्ड दैट द कंपनी हैड एक्वायर्ड 2 सब्सिडरीज, मान लिमिटेड विच डील्स विद कॉपर, धन लिमिटेड विच डील्स विद द पेपर। कंपनी ने ऑडिट के दौरान, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में 2 कंपनी को एक्वायर किया है। मान एंड धन लिमिटेड आर ऑडिटेड बाय मेसर्स XYZ एसोसिएट्स, ओके। आपके जो SFC के ऑडिटर्स हैं वो कोई और हैं,
ABC Limited prepared the consolidated financial statement for the current financial ईयर अंडर द इंडियस। कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियस के अकॉर्डिंग बनाई है, विच इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सबसी मान लिमिटेड। उसने सिर्फ एक ही सबसे की कंसोलिडेशन करी है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ धन लिमिटेड को उसने कंसोलिडेट नहीं किया है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जहां पे उसको कंसोलिडेशन करनी थी और उसने नहीं करी, तो ऑडिटर वहां पे एडवर्स ओपिनियन देता है। ठीक है, फिर कहता है क्वेश्चन आगे, दिस एक्विजिशन इज अकाउंटेड फॉर एज एन इन्वेस्टमेंट। उसने उसको उसने कंसोलिडेशन नहीं करा, उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको एज अ इन्वेस्टमेंट दिखाया, मतलब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया है। हैड द कंपनी कंसोलिडेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ द सब्सिडरीज, देयर वुड हैव बीन अ मटीरियल इंपैक्ट ऑन द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंपनी ने कंसोलिडेशन करी होती तो बहुत ज्यादा मटीरियल इंपैक्ट आता। ऑल्सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इंक्लूड corresponding figures without consolidations of the previous financial year, that is financial year 2021-2022। क्वेश्चन कहता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड इस साल की क्या है, उसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स भी हैं, राइट। ऑल्सो one of the directors of the company did not give a declarations of the company under section 164 subsection 2 of the Companies Act 2013 as of 31 मार्च 2023। आपकी कंपनी के एक डायरेक्टर्स ने आपके ऑडिटर को डिक्लेरेशन भी नहीं दी है। ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी कंप्लीटेड देयर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वर अवेटिंग दिस डिक्लेरेशन। उनको डिक्लेरेशन मिली ही नहीं और उन्होंने ऑडिट खत्म कर दी। तो आपके ऑडिटर्स को इसका इफेक्ट भी देखना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट के ऊपर क्या आ रहा है, इस मैटर को भी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन आगे कहता है, बट द मैनेजमेंट वाज ऑफ द व्यू, लेकिन मैनेजमेंट इस व्यू में थी दैट दे वुड नॉट बी एबल टू रिसीव दिस डिक्लेरेशन, कि बाकी सारे डायरेक्टर्स ने दे दी है, एक डायरेक्टर से हम आपको डिक्लेरेशन नहीं दे पाएंगे, आपको अब सवालों के जवाब देने हैं। Number 1, you have to select the best course of action to ensure the compliance with the section number 177 of the Companies Act 2013 in relation to establishing the visual mechanism where directors and employees can report genuine concern। See, it is a listed company, तो कंपनी के ऊपर मैंडेटरी ये रिक्वायरमेंट लगती है कि कंपनी को विजुअल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जहां पे आपके जो डायरेक्टर्स है, आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, बिना किसी डर के अपने कंसर्न को बता सके। सिमिलर प्रोविजन कहां पे है, आपकी एलओडीआर में है। तो कहता है एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, देयरफॉर एबीसी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ विजुअल मैकेनिज्म जहां पे डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज कैन रिपोर्ट देयर जेन्युइन कंसर्न। यही आपका आंसर है, बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेना। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, as of the April 1, 2023, the board of the directors would like to appoint Mr. B, जो Mr. A का सन है, उसको वो चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं ABC लिमिटेड का। You are requested to provide assistance to ABC Limited to determine the compliance with the LODR requirement। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। नंबर 1, जहां पे चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उस केस में एटलीस्ट 1/3 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए। सही बात लिखा है। आगे कहता है, एंड जहां पे लिस्टेड कंपनी के पास कोई भी रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नहीं है, वहां पे तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो हाफ है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। Hence, after appointing Mr. B as the chairperson of ABCL Limited, at least 1/3 of the board of directors shall comprise of the independent directors। यहाँ तक सब कुछ सही लिखा था, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो मिस्टर बी है वो रिलेटेड है मिस्टर ए से, तो इस केस में भी जो आपका एटलीस्ट हाफ ऑफ योर बोर्ड है वो क्या होना चाहिए, इट शैल बी कंप्राइजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो आगे कहता है कि वेयर द रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, कि आपकी कंपनी का रेगुलर जो आपका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है वो प्रमोटर है लिस्टेड एंटिटी का, जैसे कि हमारे केस में क्या है मिस्टर बी, ठीक है, वो रिलेटेड है प्रमोटर से, तो उस केस में भी जो आपका हाफ ऑफ द बोर्ड है इट शैल बी कंप्राइजिंग ऑफ योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इसका आंसर बनेगा बी, बाकी सी और डी आप पढ़ सकते हो। 18th क्वेश्चन कहता है, विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ धन लिमिटेड, उसने सिर्फ मान लिमिटेड की कंसोलिडेशन करी थी, धन लिमिटेड की कंसोलिडेशन नहीं करी। इस केस में उसको क्या करना है, एक एडवर्स ओपिनियन वो देगा। सो हमेशा अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो आपको भी एडवर्स ओपिनियन ही देना है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम एमसीक्यू में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 19th, विद रिस्पेक्ट टू द कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स के रिलेशन में, ये कहाँ का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे नंबर 710 आपको आना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स के रिलेशन में आपके ऑडिटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका ऑडिटर का जो रिपोर्ट है वो तब मेंशन करेगी इन रिलेशन टू कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स अगर पिछले साल आपकी एक क्या थी, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट थी, और अभी तक जिस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन थी उस मैटर में अभी भी उन मिसस्टेटमेंट में कोई भी करेक्शन नहीं हुई है, राइट। तो यहाँ पे ऑडिटर का ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स, ऐसा कौन कहता है, ऐसा एसए नंबर 710 कहता है, राइट। एक्सेप्ट कहाँ पे रेफर करेगा उसका ओपिनियन टू द कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स, जहाँ पे इफ द प्रीवियस पीरियड ऑडिट रिपोर्ट इज अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट थी पिछले साल में, और द ऑडिटर हैज सफिशिएंट एविडेंसेस दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आपके ऑडिटर को लगता है कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो एड्रेस नहीं हुई थी पहले, तो उस केस में उसका ऑडिटर का ओपिनियन यहाँ पे रेफर करेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है हाउ शुड द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शुड डील विद द मैटर्स रिलेटेड टू नॉन रिसिप्ट ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैं बता चुकी हूं आपका ऑडिटर विल रिपोर्ट दिस मैटर इन देयर ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, वाई, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी रैपअप करेंगे क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है एमसीक्यू में। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, while conducting a statutory audit of Hope Solution Limited, CAY has assessed the risk of material misstatement to be low at the financial statement level and at the assertion level due to stable, established and relatively less risky business and extremely satisfactory internal controls operating in the company. आपका ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था किसकी, होप सॉल्यूशन लिमिटेड की, तो आपके ऑडिटर ने जब एसए नंबर 315 लगाया और एसए नंबर 315 लगाकर उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे, तो जो उसकी रिस्क की असेसमेंट थी, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो लो है एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट द असर्शन लेवल, ओके। However, despite the low assessed risk of material misstatement, he chooses to send external confirmation. मतलब जब उसने ऐसे नंबर 315 लगाया, उसकी असेसमेंट रिस्क को लो लेकर लो थी, बट फिर भी उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दी है, किसको, आपकी थर्ड पार्टीज को, टू कंफर्म द सर्टेन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू देम बाय द कंपनी। मतलब आपके जो कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ एंटर करे हैं, किस रिलेशन में एंटर करे हैं, फॉर मटेरियल, अच्छा ये बताया नहीं कि किस रिलेशन में एंटर करे, वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेशन में उसने कंफर्मेशन भेजी है। बाय डूइंग सो ही इंटेंड्स टू ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग सर्टेन असर्शन कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज कर रहा है एज हिज ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स मतलब वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन को अपना सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर यूज कर रहा है, ऐसे नंबर 330 लगा रहा है यहाँ पे, राइट। आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डू यू थिंक हिज अप्रोच इज इन अकॉर्डेंस विद द एसेज। आपको क्या लगता है जो इसने अप्रोच फॉलो करा है, इज हिज अप्रोच इज एज पर एसेज, यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, आपके ऑडिटर ने सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाकर जो उसकी रिस्क की अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी को लेकर, वो ये है कि आपकी एंटिटी में रिस्क कम है, लेकिन फिर भी आपका ऑडिटर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, और सब्सटेंसिव में भी ही इज यूजिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। तो क्या आपका ऑडिटर सही कर रहा है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स काम कर रहा है या नहीं, यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। नाउ आपका ऑडिटर बिल्कुल सही कर रहा है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपका ऑडिटर हमेशा ऐसे नंबर 315 लगाता है, ठीक है। 315 में उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बेस बनाकर वो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। मतलब ऐसे नंबर 330 में वो क्या करता है, अपने रिस्पॉन्सेज लगाता है, और उन्हीं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का एक टाइप क्या होता है, एक्सटर्नल
कंफर्मेशन। ठीक है, तो सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स जब आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा उस टाइम पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैन बी यूज्ड एज द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, वैसे सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन को मोस्टली किस लिए यूज करते हो? इन ऑर्डर टू गेट कंफर्ट ओवर द अकाउंट बैलेंसेस, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो फॉर गेटिंग द कंफर्ट ओवर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, ETC, जो हमारा ऑडिटर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कर रहा है। तो जो हमारे ऑडिटर का रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको आकर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आंसर दिखाऊं तो इंस्टीट्यूट ने भी यही लिखा है कि एज पर एसए नंबर 330 इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके ऑडिटर की रिस्क की असेसमेंट क्या है, आपका ऑडिटर हमेशा क्या परफॉर्म करेगा, हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि एसए नंबर 330 लगाकर वो ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करता है। राइट, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे गिवन सिचुएशन लिखी है और आगे ये भी बताया है कि एसए नंबर 330 में ये भी लिखा है कि आपका ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जिसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एसए नंबर 505 में पढ़ते हैं, उसको यूज कर सकता है एज द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। जो बात मैंने आपको अभी बताई वही यहाँ पे लिखी है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन वैसे तो हम अकाउंट बैलेंसेस के रिलेशन में यूज करते हैं, बट इट कैन ऑल्सो भी used in order to get comfort over the terms of agreement, contract, transactions between entity and other parties. Right, हमारी सिचुएशन में हमारा ऑडिटर का जो रिस्क था मटेरियल मिसस्टेटमेंट का वो लो है, लेकिन उसके डिस्पाइट भी आपके ऑडिटर को अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस की वजह से? क्योंकि हो सकता है कि जब आपका ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होंगे, रिस्क की असेसमेंट आपके ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, तो हो सकता है कि आपका ऑडिटर सारे के सारे रिस्क को आइडेंटिफाई ना कर पाए और आपकी जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उसके इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होती हैं, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस कि योर ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट ईच एंड एवरी रिस्क। तो इन वजह से आपका जो रिस्पॉन्स है CAY का, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, तो यही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? Certain news reports published in media have indicated that whistleblower complaints are on the rise in the listed companies. बहुत सारी न्यूज़ पब्लिश हो रही हैं और कह रहे हैं कि विसल ब्लोअर कंप्लेन बढ़ रही हैं लिस्टेड कंपनीज में, मतलब लोग लिस्टेड कंपनीज के बारे में कुछ बातें बोल रहे हैं। राइट, पर्टिकुलरली किस एरिया में? मर्जर एंड अमेलगमेशन की ट्रांजैक्शन को लेकर। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंपनी है ए लिमिटेड, अगर मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता है तो मैं जाकर उसके एम्प्लॉय को या उसकी हायर अथॉरिटी को उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकती हूँ, अगर उस एंटिटी के अंदर विसल ब्लोअर कंप्लेन का मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, एक एनोमनस बंदा भी आपको आपकी कंपनी को यहाँ पे इंटीमेट कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि सर्टेन न्यूज रिपोर्ट्स हैव पब्लिश्ड इन मीडिया दे हैव इंडिकेटेड कि जो आपकी विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स है स्पेशली इन द एरिया ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन ट्रांजैक्शंस, दोज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। The legal framework under Companies Act 2013 and SEBI LODR regulation also contain the requirements to be followed by a listed company regarding the whistleblower complaints. आपके सेक्शन नंबर 177 में भी लिखा है कि आपकी कंपनी के पास एक विसल ब्लोअर का मैकेनिज्म होना चाहिए और आपकी सेबी LODR की रेगुलेशंस में भी सिमिलर प्रोविजन है। CA सागर जो एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है, The company has received during the year some of the anomalous complaint. आपकी कंपनी को कुछ anomalous complaint मिली है relating to its merger transaction, मतलब कंपनी किसी merger transaction में enter कर रही है और उस particular transaction से related आपकी कंपनी को कोई information मिली है। Elaborating legal requirements, अब आपको क्या बताना है? Legal requirements relating to whistleblower complaints in listed company, you have to discuss how he should proceed with the how he should perform the audit procedures regarding such anomalous complaint received during the year. एक तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी आपकी लॉ की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी आपका सेक्शन नंबर 177 बोलता है और जो आपका सेबी LODR की रेगुलेशन बोलती है, एक तो आपको वो एलोबरेट करना है,
राइट और आपको ये बताना है कि जो आपकी कंपनी को ये एनोमनस कंप्लेंट मिली है, आपका ऑडिटर का इस रिलेशन में ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। आपका एक क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज एनी रिपोर्टिंग ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर रिलेटिंग टू विसल ब्लोअर कंप्लेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एग्जिस्ट, कि क्या आपके ऑडिटर को इन विसल ब्लोअर कंप्लेंट को रिपोर्ट करने की ड्यूटी भी आती है या नहीं आती है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं, मैंने आपको ये सुबह पीडीएफ शेयर करी थी इसी वजह से, ताकि आप इनके आंसर को बाइफरफिकेट कर पाओ, क्लासिफाई कर पाओ और आपके लिए चीज़ों को समझना इजी हो जाए। सबसे पहले दो जगह पर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म की प्रोविजन है, एक आपके कंपनीज एक्ट में और एक आपके सेबी एलओडीआर में, राइट। सेक्शन नंबर 177 क्या कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी एंड सर्टेन स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ द कंपनीज, मतलब सर्टेन क्लासिफाइड ऑफ द कंपनीज मतलब जो कंपनी रूल्स में डिफाइंड होंगी, उन कंपनीज को क्या बनाना है, एक विजुअल मैकेनिज्म बनाना है अपने डायरेक्टर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, जहां पर वो अपने जेन्युइन कंसर्न को बता सके, राइट। उसके साथ साथ ये जो विजुअल मैकेनिज्म होगा, ये आपके एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को एक सेफगार्ड भी प्रोवाइड करे। मैं आपको सेबी एलओडीआर की क्लास में ही ये बता चुकी हूं, राइट। उसके साथ साथ in the exceptional circumstances this visual mechanism should provide direct access to the chairperson of the audit committee, right। उसके बाद ऐसी ही एक सिमिलर प्रोविजन आपकी सेबी एलओडीआर में भी है, इसको आप एक बार पढ़ लेना सेल्फ। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जो आपका क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि आपके ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन रिलेशन टू द एनोमनस कंप्लेंट जो आपकी कंपनी को मिली है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ऑडिटर सबसे पहले तो क्या करेगा, विल चेक कि क्या आपकी कंपनी के पास ऐसा कोई विसल ब्लोअर मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, इंक्लूडिंग टू हैंडल द एनोमनस कंप्लेंट, राइट। उसके साथ साथ ऑडिटर कंसीडर करेगा कि आपकी कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी कंप्लेन रिसीव हुई हैं इंक्लूडिंग द एनोमनस कंप्लेंट, क्यों कंसीडर करेगा, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर्स का, राइट। उसके साथ साथ ऑडिटर ये भी कंसीडर करेगा, ये भी इवेलुएट करेगा कि जितनी विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स हैं वो आपकी कंपनी ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करी हैं और आपकी कंपनी ने उनको रिजोल्व किया है अप्रोप्रिएटली एंड इन द टाइमली मैनर, राइट। हमने आगे क्या बोला था क्वेश्चन ने कि क्या उसकी कोई और रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, आंसर इज यस। कारो में पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 11 के सब क्लोज नंबर सी में उसकी रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जहां पे आपके ऑडिटर को स्टेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी को जितनी भी विसल ब्लोअर की कंप्लेंट मिली आपके ऑडिटर ने उन सबको कंसीडर किया है, राइट। ये यहां से पॉइंट निकल के आता है, ऊपर लिखा है ना कि आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा उन सारी रिपोर्ट्स को जो आपकी कंपनी को मिली, तो इसकी आपको कारों में रिपोर्टिंग करनी है। तो क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जो विसल ब्लोअर मैकेनिज्म की प्रोविजंस है वो बताना है। उसके बाद सेबी एलओडीआर क्या कहता है वो बताना है। आपके ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे वो बताना है। कारों में उसकी रिपोर्टिंग का पॉइंट यहां पे आपको इंक्लूड करना है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, SA 315 requires the auditor to document key elements of understanding obtained regarding each of its internal controls, component, sources of information from which such understanding was obtained and risk assessment procedures performed। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ऐसे नंबर 315 में आपका ऑडिटर क्या करता है, ऐसे नंबर 315 में मेरा ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, रिस्क की अंडरस्टैंडिंग वो करता है, और जब वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेता है और वो ये एलोकेट कर लेता है, ये ढूंढ लेता है कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का, तो उसने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, ठीक है, जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिली, जिस भी सोर्सेज से उसको इंफॉर्मेशन मिली, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके ऑडिटर को सब कुछ क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। ये पहली लाइन लिखी है। दूसरा,
वाइल कंडक्टिंग द स्टैच्यूटरी ऑडिट ऑफ एमपीटी लिमिटेड, आपका ऑडिटर जब स्टैच्यूटरी ऑडिट कर रहा था एमपीटी लिमिटेड की, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, CAZ हैज अंडरस्टूड वेरियस आईटी कंट्रोल्स, तो उसने SA 315 लगाया और उसने आईटी कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली। एंड आईटी कंट्रोल्स किससे रिलेटेड? डाटा सेंटर से रिलेटेड, नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, चेंज मेंटेनेंस, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑपरेटिंग इन द कंपनी। ये सारे के सारे जो यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है, इन सबको आप क्या बोलते हो? दीज आर नोन एज द जनरल आईटी कंट्रोल्स। क्या बोलते हो? दीज आर नोन एज जनरल आईटी कंट्रोल्स। ऐसे कंट्रोल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऑपरेट करते हैं और जो बहुत सारी एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आपके ऑडिटर ने जब ऐसे नंबर 315 लगाया तो उसने किसकी अंडरस्टैंडिंग ली? इन सिंपल वर्ड्स, जनरल आईटी कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली। उसके साथ साथ उसने किसकी और अंडरस्टैंडिंग ली? एप्लीकेशन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली, जो किस लेवल पे ऑपरेट करते हैं? आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग उसने क्यों ली? सबसे पहले, इन ऑर्डर टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि जो भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो सही है, रिलायबल है, उनकी इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स ऑफ द कंपनी इज रेफर्ड टू इन द अबव। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट होते हैं, दैट इज कंट्रोल इन्वायरमेंट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। इन पांचों कंपोनेंट में से ऊपर वाली सिचुएशन में किस इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट की बात हो रही है, सबसे पहले आपको यह बताना है। दूसरा बिसाइड्स द एक्टिविटीज गैदर्ड फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन, कि ऊपर जो उसने एक्टिविटीज परफॉर्म करी उसके अलावा आपको एग्जाम्पल देना है किन्हीं और 2 एक्टिविटीज का जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा इन द अबव आइडेंटिफाइड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी ऊपर कंपोनेंट है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड आपका ऑडिटर 2 कौन कौन सी और एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब तुम इसका आंसर देखो। सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। तो सबसे पहला होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसका एटीट्यूड कैसा है आपके इंटरनल कंट्रोल को लेकर, उनकी नॉलेज, उनकी इंटीग्रिटी कैसी है। तो यहाँ पे इसकी तो बात हो नहीं रही है, तो इसका मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट विच इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। फिर कहता है एंटिटी का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, एंटिटी खुद के रिस्क की असेसमेंट कैसे करती है, क्या उसकी बात हो रही है? आंसर इज नो। तीसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती रहती, क्या आपकी एंटिटी के पास ऐसे सिस्टम है कि वैसे वैसे उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो इसकी भी बात नहीं हो रही है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ मतलब क्या आपकी एंटिटी के पास ऐसी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं जो इस बात को इंश्योर करती हैं कि आपकी मैनेजमेंट की जो भी डायरेक्शन है उनको कंप्लाई किया जाएगा, राइट। तो अगर आप इन ध्यान से पढ़ो, ये जनरल आईटी कंट्रोल्स और ये आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ये आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज़ का ही हिस्सा हैं, ठीक है। तो ये कौन से कंपोनेंट की बात हो रही है? कंट्रोल एक्टिविटीज की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा कंपोनेंट है ये इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कंपोनेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कंट्रोल एक्टिविटीज है। फिर आपको कंट्रोल एक्टिविटीज के बारे में लिखना है कि कंट्रोल एक्टिविटीज होती क्या है। कंट्रोल एक्टिविटीज आर दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो इंश्योर करती हैं कि आपकी मैनेजमेंट की दी हुई डायरेक्टिव्स, आपके मैनेजमेंट की दी हुई डायरेक्शंस आर कैरिड आउट, कि आपके एम्प्लॉयज, आपके पर्सनल उन डायरेक्टिव्स को फॉलो कर रहे हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज चाहे वो आईटी हो, मतलब चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, चाहे वो मैनुअल सिस्टम्स हो, दीज आर टू बी अप्लाइड एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मतलब पूरी एंटिटी लेवल पे भी आप इसको अप्लाई करोगे और एक पर्टिकुलर फंक्शनल प्रोसेस लेवल पे भी आप अप्लाई करोगे। और अगर आप इस चीज को जाकर देखोगे अपने चैप्टर में इंटरनल कंट्रोल वाले में, तो आपको मिल जाएगा कि आप 2
एग्जाम्पल्स नहीं, वहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल है, उसमें से अगर आपको 2 और ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है इन रिलेशन टू कंट्रोल एक्टिविटीज़, देन 1 यू कैन डू परफॉर्मेंस रिव्यूज़, दूसरा आप फिजिकल कंट्रोल चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको ये पॉइंट नहीं लिखना तो एक पॉइंट और है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आई वुड से कि दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, बट इट इज़ वेरी गुड, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। यू मस्ट डू दिस क्वेश्चन एंड यू मस्ट रीड दिस फिजिकल कंट्रोल्स क्या है और परफॉर्मेंस रिव्यूज़ क्या है। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपने जब रेगुलर क्लास ली होगी तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ओके, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्वेश्चन को समझाया जाए और आपके इंस्टीट्यूट ने कैसे आंसर लिखा है, ताकि जब आप इसको खुद से पढ़ो आपको ये चीज़ें आएँ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जानबूझ के ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, ये वीडियो अपने आप में बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप ऊपर देखो हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करके आए हैं, आगे 6 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन 2-2.5 घंटे में भी अगर अच्छे से हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन को पढ़ना ही अपने आप में 10-15 मिनट लगाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, MZE लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ओके, ये कंपनी कुछ तो काम करती है। द कंपनी हैज लॉस्ट ओवरसीज बायर्स टू एशियन कंपेटिटर्स विद लोअर रॉ मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट। कहता है कंपनी एक्सपोर्ट करती है लेकिन अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो उसके कंपेटिटर हैं उन्होंने अपनी कॉस्ट गिरा दी है प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से उनका प्राइस भी कम हो गया है और आपकी कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी अपने बायर्स को खो रही है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से MZE लिमिटेड हैज लॉस्ट आउट ऑन अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड द ट्रेंड हैज बिकम मोर प्रोनाउंस्ड इन द ईयर 2022-23, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो गिरता जा रहा है और 2022-23 में तो बहुत ही गिर चुका है। फर्दर, द US इकोनॉमिक रिसेशन कॉज्ड डिलेज इन द कंपनीज ओवरसीज पेमेंट। उसके साथ साथ यूएसए में वो एक्सपोर्ट करती होगी तो यूएसए में रिसेशन आ गई है, जिसकी वजह से उसकी पेमेंट की रिकवरी भी नहीं हो रही है, लीडिंग टू द कंपनी बीइंग अनेबल टू कीप इट्स लोन रीपेमेंट कमिटमेंट टू द बैंकर। अब अगली को खुद पैसा नहीं मिल रहा है तो जो उसने लोन लिया है आपके बैंकर से उनको कैसे रीपेमेंट करेगी, तो वो अपने बैंकर्स को भी पैसा रीपे नहीं कर पा रही है। फर्दर, द कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू पे टू इट्स क्रेडिटर्स ऑन टाइम। जो उसके क्रेडिटर्स है जिनसे वो रॉ मटेरियल लेती है उनको भी पैसा नहीं दे पा रही है, राइट। Even the statutory dues which are payable by the company are either not paid or being paid after a gap of 5 to 6 months। जो कंपनी को टैक्स का पैसा देना है, पीएफ के पैसा देना है, जो उसके स्टैच्यूटरी ड्यूज है, या तो वो उनको देती ही नहीं है उन पैसे को, या फिर देती है पर 5-6 महीने बाद दे रही है। मतलब इन शॉर्ट कंपनी की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही खराब है। ओके, ड्यू टू द डिक्लाइनिंग रेवेन्यू द कंपनी कैन नॉट कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड हैज बिगन लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनी का रेवेन्यू गिरता जा रहा है, कंपनी अपनी जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट हो गया, सैलरी होगी, इन सारी चीज़ों को भी वो मीटअप नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। कंसिडरिंग ऑल दिस सर्कमस्टांसेस, इन सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए CAP जो आपका ऑडिटर है उसको डाउट है कि भाई ये कंपनी तो फ्यूचर में चलेगी नहीं, दिस कंपनी विल नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ओके, ही इज स्टडिंग द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब उसको डाउट है तो उस ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ गई essay नंबर 50 के अकॉर्डिंग, जो आपके ऑडिटर को बोलता है कि आप ये देखो कि आपकी मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी है गोइंग कंसर्न की या नहीं। तो वो आपकी मैनेजमेंट की असेसमेंट पढ़ रहा है। कैसे? वो आपकी मैनेजमेंट ने जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स बनाई हैं अगले 2 सालों की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कि कंपनी आने वाले 2 सालों में कैसे कैसे प्रॉफिट कमाएगी, जिसके अंदर उसकी टर्नओवर ही सब कुछ क्या प्रोजेक्टेड टर्नओवर्स की डिटेल्स है, एक्सपेंसेस की डिटेल है और उसके प्रॉफिट एस्टिमेट्स हैं। अब आपको कमेंट करना है इस सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द ऑडिट प्रोसीजर कि आपके ऑडिटर को क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए इन कंटेक्स्ट टू द रेलिवेंट स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड आपको पता लग गया, essay नंबर 570। essay नंबर 570 क्या कहता है, अगर
कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, कोई ऐसा सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करता है जो एक सिग्निफिकेंट डाउट अराइज कर रहा है ऑन द एबिलिटी ऑफ योर एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर, तो आपके ऑडिटर को क्या करना है उस केस में? आपके ऑडिटर को असेसमेंट करनी पड़ेगी कि क्या ये फ्यूचर में, आपके ऑडिटर को ये असेसमेंट करनी पड़ेगी कि क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, कि एक ऐसी मटेरियल अनसर्टिनिटी जो इसके फ्यूचर में कंटिन्यू करने पर डाउट अराइज कर सके। उसके साथ साथ आपके ऑडिटर को मैनेजमेंट की असेसमेंट को भी पढ़ना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या कह रही है अपने गोइंग कंसर्न को लेकर। मैनेजमेंट के जो फ्यूचर को लेकर प्रोजेक्शंस है, आपका ऑडिटर उसको इवेलुएट करेगा, राइट। और जब वो इवेलुएट कर रहा है मैनेजमेंट की प्रोजेक्शंस को, तो आपका एसए नंबर 570 कहता है कि उसको आपकी मैनेजमेंट के जो कैश फ्लो के फोरकास्ट है, वर्ड्स देखना वहां पे जाके यही है, जो कैश फ्लो के फोरकास्ट है उनको पढ़ना है। क्योंकि अगर कंपनी ये एस्टिमेट लगा पा रही है एट प्रेजेंट कि उसको फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा, तो हम कह सकते हैं कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न पे बना सकती है। लेकिन हमारी सिचुएशन में ऑडिटर क्या पढ़ रहा है, किस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स। प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स कि कंपनी आने वाले 2 सालों में प्रॉफिट कैसे कमाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट एक हायर स्टैंडर्ड है। आप कह रहे हो कि हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, बात हो रही है यहां पे कंपनी के सर्वाइवल की, कि कंपनी चलेगी फ्यूचर में या नहीं। ऐसे कहता है आप सिर्फ ये देखो क्या कंपनी के पास फ्यूचर में कैश फ्लोज आएंगे इतने दैट आर सफिशिएंट टू मीट इट्स लाइबिलिटी, कि कंपनी अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाए, इतने कैश फ्लो आएंगे। आप कहते हो आएंगे, तो इसका मतलब वो गोइंग कंसर्न के वे से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सकती है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं उसको कैश फ्लो नहीं आएंगे, तो उसके गोइंग कंसर्न के ऊपर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, राइट। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत हायर स्टैंडर्ड है ना। प्रॉफिटेबिलिटी का मोटा मोटा मतलब क्या होता है कि आप सेल्स में से एक्सपेंस निकाल दो। हम तो बात करें कि सिर्फ अगर इनफ्लोज भी अगर उसको आएंगे इतने की कंपनी अपनी लाइबिलिटी को मीट अप कर लेगी, तो कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। तो आपके ऑडिटर को उसके फोरकास्ट मांगना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और जब कंपनी आपके ऑडिटर को वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के फोरकास्ट देगी, तो आपका ऑडिटर उन कैश फ्लो स्टेटमेंट के फोरकास्ट की इवेल्युएशन करेगा। ऐसा एसए नंबर 570 कहता है कि जब वो इवेल्युएशन करेगा तो वो क्या देखेगा, वो इवेल्युएट करेगा रिलायबिलिटी ऑफ उस डाटा की, जिस डाटा को यूज करके आपकी मैनेजमेंट ने वो कैश फ्लो के फोरकास्ट बनाए हैं। उसके साथ साथ उन फोरकास्ट को बनाने के लिए आपकी मैनेजमेंट ने जो अजम्पशन यूज करी है, वो अजम्पशन क्या सही है, आपकी एप्रोप्रिएट है या नहीं, इसकी चेकिंग आपके ऑडिटर को करनी है। जो बातें मैंने आपको हिंदी में बोली हैं वहां पे यही बातें यहाँ पे लिखी है। मैंने इनको यहाँ पे क्या बना दिया है, बॉक्सेस बना दिए हैं, ताकि आप इजीली इसको पढ़ पाओ। जो मैंने आपको हिंदी में बोला है वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। उसके साथ साथ जब आपका ऑडिटर मैनेजमेंट के बनाए हुए कैश फ्लो के फोरकास्ट को वो कंसिडर करेगा, तो वो और सिचुएशन भी देखेगा, जैसे कि यूएसए की मार्केट में रिसेशन चल रही है, आपकी कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका ऑडिटर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा वाइल ही विल बी इवेल्युएटिंग दी कैश फ्लो असेसमेंट which is cash flow projections which is being made by your entity, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपका जो ऑडिटर का रिस्पॉन्स है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट चेक कर रहा है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, राइट। अगर मैं इस एमटीपी में बोलूँ तो इस एमटीपी के अंदर डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू एमसीक्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है क्या कहता है ये, CAX is conducting the concurrent audit of the branch of MNB बैंक। किसी बैंक की आपका कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा है CAX, जो कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल हब ऑफ पुणे में है, ठीक है। ये एक CBS ब्रांच है। CBS ब्रांच मतलब सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, एक जगह ट्रांजैक्शन करो हर जगह हो जाती है ऐसा, ठीक है। एंड इट्स एडवांसेस आर टू द ट्यून ऑफ 500 करोड़। 500 करोड़ के इसके अपने एडवांसेस दिए हुए हैं। The branch has borrowers customers with cash credit term loans, export credit facilities, including pre-shipment, post-shipment credits.
आप सिर्फ इतना मानो ये सारे बैंक के प्रोडक्ट है, ये सारी बैंक की फैसिलिटी है जो ये ब्रांच प्रोवाइड कर रही है। सम ऑफ द कस्टमर्स इन द ब्रांच आर इंपोर्टर्स। आपके जो बैंक के कस्टमर्स हैं, इस ब्रांच के कस्टमर्स हैं, वो क्या हैं? इंपोर्टर्स हैं, जो टाइम टू टाइम आपके बैंक से एलसी लेते रहते हैं। ओके, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मिस्टर एक्स, जब आपका मिस्टर एक्स इस ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिटर था, तो बहुत सारे सेगमेंट में क्या हुआ है? फ्रेश एलसी इशू करी गई है, उसके साथ साथ रिन्यूअल भी हुआ है आपकी एलसीज का। ओके, क्वेश्चन आगे क्या कहता है? क्वेश्चन आगे कहता है, As a result of above, staff of the advances department in the branch is always on its toes। कहता है कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है एडवांसेस की इस ब्रांच में, जो हमारा स्टाफ है इस डिपार्टमेंट का, जो एडवांस में डील करता है, वो हमेशा टोज पे रहता है, मतलब हमेशा एक्टिव रहता है। द प्रीवियस रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रांच नॉट पर्टेनिंग टू द सीएस टेन्योर हैड पॉइंटेड आउट ह्यूज रेवेन्यू लीकेजेस। पहले कभी बैंक की इंस्पेक्शन हुई थी, और वो इंस्पेक्शन उस टाइम पे हुई थी जब आपका ये CAX ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिटर नहीं था, और उस इंस्पेक्शन के दौरान बहुत सारी रेवेन्यू की लीकेज सामने आई थी। मतलब बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस सामने आए थे जहां पे बैंक को रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। ठीक है, अब कीपिंग इन व्यू द अबव सिचुएशन, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या है? आपको कहानी पता लगी, क्वेश्चन क्या है? CAX इज taking step to ensure that no revenue leakage in advance of the branch and recoveries are made in such a case revenue such leakages are detected। वो कहता है देखो, अब उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रेवेन्यू लीकेज होनी ही नहीं चाहिए, अगर हुई है तो उसकी रिकवरी होनी चाहिए। ओके, आपको 5 एरियाज बताने हैं। क्वेश्चन ये है, यू हैव टू डिस्कस एनी 5 एरियाज इन दिस रिगार्ड जहां पे कॉन्करेंट ऑडिटर आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो रेवेन्यू लीकेज की टेस्टिंग करनी है आपके कॉन्करेंट ऑडिटर को, किस एरिया में उसके ऑडिट प्रोसीजर फोकस्ड होनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, इसका आंसर देने के लिए आप उन सारे सोर्सेज को लोकेट कर लो जहां जहां से बैंक का रेवेन्यू आता है, उन्हीं के ऊपर आपका ऑडिटर चेकिंग करेगा, तो उसको पता लग जाएगा कि रेवेन्यू की लीकेज कहाँ कहाँ पे हो रही है। ठीक है, जैसे कि बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, उसको वेरीफाई कर लो। अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका रिन्यूअल होता है, कोई लिमिट की एनहेंसमेंट होती है, तो बैंक को रिन्यूअल चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके ऊपर आपका ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। अगर आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जिसको बैंक ने पैसे दिए हैं, अगर वो आपको टाइम टू टाइम स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते हैं, जिनको आपके बैंक ने CC लिमिट दी है, तो उनके ऊपर पीनल चार्जेस पड़ते हैं। LC जब आपका बैंक देता है तो कस्टमर से कमीशन चार्जेस लेता है। इन द सेम वे जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट देता है उसके लिए भी वो कमीशन चार्जेस लेता है। सो दीज आर दी सोर्सेज जहां से आपके बैंक को रेवेन्यू आता है। तो जहां से भी बैंक को रेवेन्यू आएगा, वही उसी एरिया को आपका ऑडिटर चेक करेगा, तो उसको पता लग जाएगा कि रेवेन्यू लीकेज क्या है। तो इन पॉइंट्स को आप पढ़ लेना, मैंने आपके लिए सिंपल बना दिया। मेरा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्वेश्चन समझाना, आंसर कैसे ड्राफ्ट है मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपके लिए ये ईजी हो जाए। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, बार बार एक चीज़ को पढ़ाऊंगी तो क्लास अननेसेसरीली बहुत लंबी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ABC एंड एसोसिएट्स आर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्रेजी पेंट्स लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, आपकी ऑडिट कर रहे हैं ABC एंड एसोसिएट 2022-23 के, किसकी? क्रेजी पेंट्स की, और वो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट। ठीक है, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड 5 सब्सिडरीज। मतलब पेरेंट कंपनी की उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके साथ साथ 5 और सब्सिडरीज हैं कंपनी की, उसकी ऑडिटेड, उसके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और ऑडिट किसने की हुई है? उन सब्सिडरीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, आपकी कंपनी के ऑडिटर्स ने नहीं, कंपोनेंट के ऑडिटर्स ने। मतलब आपकी कंपनी का ऑडिटर कोई और है और आपकी सब्सिडी के ऑडिटर्स कोई और हैं। जब आपका ऑडिटर ड्राफ्ट कर रहा था ऑडिट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, आपको ये बताना है कि उसको कारों में रिपोर्टिंग कैसे करनी है। वेरी वेरी सिंपल, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कारों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई ही नहीं होता है, राइट? कारो इट इज नॉट अप्लाई, इट डज नॉट अप्लाई ऑन दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट सिर्फ एक पैरा अप्लाई होता है, दैट इज क्लोज नंबर 21।
ठीक है, तो ये पैरा अप्लाई होता है और ये पैरा क्या कहता है कि आपके ऑडिटर को स्टेट करना पड़ता है कि क्या देयर हैज़ बीन एनी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क कहाँ पे दिए गए हैं, उसके जो कंपोनेंट है उनकी रिपोर्ट में, उनकी कारों की रिपोर्ट में क्या कोई क्वालिफाइड या एडवर्स रिमार्क दिए गए हैं। तो अगर दिए गए हैं तो वहाँ पे कौन से क्लोज में दिए गए हैं, क्या वो रिमार्क्स हैं, उनका क्लोज नंबर और वो रिमार्क्स उस पर्टिकुलर चीज़ की रिपोर्टिंग आपका प्रिंसिपल ऑडिटर करेगा। अदरवाइज कारो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। इसका मतलब ये हुआ ऑडिटर विल नीड टू गिव अ कारो रिपोर्ट ऑन सीएफएस विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन क्लोज, सिर्फ एक क्लोज के रिलेशन में उसको कारो की रिपोर्टिंग करनी है, बाकी क्लोजेस अप्लाई ही नहीं होंगे। और वो भी उस केस में होगा अगर उसकी सब्सी की जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पे उसके ऊपर तो कारो लगा होगा ना। तो अगर उनके कारो की रिपोर्ट में उसके कोई एडवर्स रिमार्क हैं तो किस पैरा नंबर, किस क्लोज नंबर में वो एडवर्स रिमार्क है और क्या एडवर्स रिमार्क है, उसकी रिपोर्टिंग आपके प्रिंसिपल ऑडिटर को करनी है। अदरवाइज इट इज़ योर कारो इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही सारी चीज़ें यहाँ क्वेश्चन में लिखी हुई हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन तुम पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पहले भी मैं इसको एमटीपी में करवा चुकी हूँ, आरटीपी में करवा चुकी हूँ। मैं आपको समरी बता देती हूँ इस क्वेश्चन की क्या है। ये कहता है कि सीए रागिनी एक स्मॉल टाउन से आती है, ठीक है। उसने आज तक कभी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट नहीं करी। सडनली उसको एक ऑफर आता है एक लिस्टेड एंटिटी का, और वो लिस्टेड एंटिटी मतलब एक फर्म का ऑफर आता है, वो फर्म एक लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रही है और वो फर्म कहती है सीए रागिनी को कि आप मेरी इस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बन जाओ। ये एक्सेप्टेंस दे देती है। इसके पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट का। तो क्या ये ऐसा कर सकती थी? आंसर इज नो, इसको नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एसक्यूसी 1 कहता है कि जब भी आप AQCR अपॉइंट करोगे फॉर अ लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट, उस केस में उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली इवेलुएट कर सके कि आपकी इंगेजमेंट टीम ने इंगेजमेंट करते वक्त कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, क्या उनके रिजल्ट्स थे, किस कंक्लूजन पे वो पहुंचे, और जो रिपोर्ट उन्होंने इशू करी क्या वो अप्रोप्रिएट थी सर्कमस्टांसिस में या नहीं। पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके साथ साथ इसने डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छे से नहीं मेंटेन करी है, जो भी SQC 1 का वायलेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसने गलत करी हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या इसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है? यस, क्लोज नंबर 8 और क्लोज नंबर 9 का इसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यहाँ पे किया है कि इसने बिना अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी है, राइट। तो यहाँ पे आपको यही सारी बातें लिखनी है जो मैंने बताई हैं। ये क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है, पता नहीं किसी एमटीपी में हुआ है किसी आरटीपी में हुआ, पर ये हो चुका है डिस्कस, ठीक है। इसी वजह से आपको देखनी चाहिए सारी एमटीपी और आरटीपीस। अगर आप खुद से भी पढ़ोगे जो बातें मैंने लिखी, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या ये गिल्टी है किसी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की? आंसर इज यस। क्लोज नंबर 8 एंड 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल में ये गिल्टी है। ओके, क्लोज नंबर 8 और 9 के बारे में यहाँ पे लिखा है। क्लोज नंबर 9 किसका? शेड्यूल नंबर 2 का, पार्ट नंबर 1 का, क्लोज नंबर 8 एंड क्लोज नंबर 9 में ये गिल्टी है क्योंकि इसने ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म करे। दूसरा 9 क्या कहता है कि आप डेविएट कर रहे हो किससे? जो आपकी रिक्वायरमेंट है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, उससे जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है, आप ऑडिट करते वक्त उनका कंप्लायंस नहीं कर रहे हो तो आप क्लोज नंबर 9 में गिल्टी होते हो। तो ये वहाँ पे गिल्टी है, right? It is a good question, but why I am not discussing it? Because it is also been discussed I think twice or thrice somewhere, तो you can check it out. Descriptive question बहुत अच्छे हैं। I can give you that in writing कि भाई MTP के, इस MTP के डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है वो अच्छे हैं, MCQ बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या कहता है आगे? CAT वॉज अपॉइंटेड बाय फेयर इंश्योरेंस कंपनी फॉर फोरेंसिक अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम खुद करोगे। फोरेंसिक अकाउंटिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। आपको
क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कहानी भूल जाओ। आपको बताना है कि जब आपका ऑडिटर इस काम को करेगा, फोरेंसिक अकाउंटिंग के काम को करेगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बतानी है जो उसको फॉलो करनी है। फोरेंसिक अकाउंटिंग की जो मैंने क्लास ली थी, मैंने आपको बोला था कि उस पर्टिकुलर पोर्शन से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और उसमें से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि वो कौन कौन से स्टेप फॉलो करेगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, मतलब प्लान करने से पहले उसको कौन कौन से स्टेप करने हैं, फिर वो प्लान बनाएगा, फिर वो अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, उनका एनालिसिस करेगा और फिर लास्ट में रिपोर्टिंग। और एक और इसमें एक्स्ट्रा स्टेप होता है, दैट इज कोर्ट प्रोसीडिंग। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आपको आता है ये कंसेप्ट तो आप सेल्फ कर सकते हो, नहीं तो क्लास है चैनल पर, आप उसको देख लेना। इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें डिस्कस करने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन, क्या अच्छा नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, CAX हैज इशूड द रिपोर्ट इन द फॉर्म 29B। CAX ने फॉर्म 29B अंडर इनकम टैक्स एक्ट एक रिपोर्ट इशू करी है, wrongly computing बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। लेकिन CAX ने गलत प्रॉफिट कंप्यूट कर दिए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म 29B है क्या। तो फॉर्म 29B उस केस में इशू किया जाता है जहां पे आपकी कंपनी को के ऊपर मैट लगता है, मैट अंडर सेक्शन 115JB, राइट। देन उस कंपनी को अपने अकाउंट ऑडिट कराने पड़ते हैं CA से। उस केस में CA फॉर्म नंबर 29B इशू करता है अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट। तो आपके CA ने ये वाला फॉर्म इशू किया है। समझ में आया? बस इतनी ही रेलिवेंस है इस फॉर्म नंबर 29B की जो आपको समझ में आनी चाहिए। जब उसने इस फॉर्म को इशू किया तो उसने गलत प्रॉफिट वहां पे कंप्यूट कर दिए और ही हैज साइंड द सेड फॉर्म हरीडली, जल्दी जल्दी में उसने फॉर्म भी साइन कर दिया विदाउट असर्टनिंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर अराइविंग एट द बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब जो उसको एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी बुक प्रॉफिट पे आने के लिए, उसने वो एडजस्टमेंट नहीं करी और जल्दी जल्दी में गलत बुक प्रॉफिट उसने कैलकुलेट कर दिया। बाद में कंपनी का जो ये इनकम टैक्स की रिटर्न है वो स्क्रूटनी में आ गई, उसके ऊपर स्क्रूटनी असेसमेंट लगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपके इस CA ने प्रोफेशनल एथिक्स का कौन सा प्रिंसिपल यहां पे वोयलेट किया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऑल्सो आपको लाइबिलिटी भी बतानी है CAX की, और वो लाइबिलिटी कहां पे, इनकम टैक्स में, क्या उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। क्वेश्चन समझ में आया? उसने एक फॉर्म इशू करा 29B जिसके अंदर उसने बुक प्रॉफिट को गलत कैलकुलेट कर दिया, जो एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी वो एडजस्टमेंट नहीं करी, जल्दी जल्दी में गलत उसने कैलकुलेट कर दिया। तो आपका इंस्टीट्यूट पूछता है कि जो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल दिए हुए हैं प्रोफेशनल एथिक्स के, कौन कौन से, एक तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी होता है, और ड्यू केयर एंड कॉम्पिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इनमें से कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन यहाँ पे हुआ है? आंसर है इंटीग्रिटी। अब बोलोगे तुम इंटीग्रिटी कैसे, क्या इसने डिसऑनेस्टी करी है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो वहां पे 3 पॉइंट्स हैं। क्या कि इंटीग्रिटी का ये जो प्रिंसिपल है क्या कहता है कि हमारा प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन हिज प्रोफेशनल बिहेवियर। दूसरा, इंटीग्रिटी इंप्लाइज क्या कि ये हमेशा क्या करेगा, ट्रूथफुल रहेगा, राइट। एंड तीसरा क्या है कि हमारा प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपने आप को किसी भी ऐसी रिपोर्ट के साथ, किसी भी ऐसी रिटर्न के साथ, किसी भी ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करेगा जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इसको पता है दैट इज इनकरेक्ट। अगर इसने ऐसा किया तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी का वोलेशन है। तो इस वजह से ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी का वोलेशन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसके ऊपर पेनल्टी कौन सी आएगी, ये तुम पढ़ लेना, सेक्शन नंबर 21(7)J ऑफ इनकम टैक्स की पेनल्टी यहाँ पे आएगी। ये पेनल्टी तुम लर्न कर लेना। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि पेनल्टी लर्न करना इतना कोई इजी टास्क नहीं है, बट स्टिल ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द C&AG ऑफ द इंडिया plays a key role in functioning
वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस डायरेक्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि जो आपका पार्लियामेंट की फाइनेंशियल कमिटीज बनाई हुई है उसके अंदर CNAG का रोल क्या है, आपको एक ये बताना है। दूसरा, आपकी 3 कमिटीज होती हैं जिसमें से एक एस्टीमेट कमेटी है, उस एस्टीमेट कमेटी के फंक्शंस बताने हैं। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है PSU के चैप्टर से, इसमें भी कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। तो इसको भी आप देख लो। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये पूरी की पूरी क्लास खत्म करने के बाद देख लो अगर आपको नहीं याद आ रहा है, या पॉज करके अभी देख लो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ZOB लिमिटेड इज प्लानिंग टू बी लिस्टेड। अब ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी बनती है। ZOB लिमिटेड कंपनी लिस्ट होने की प्लानिंग कर रही है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज पुल्ड अप इट्स स्टॉक्स एंड डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। कंपनी कहती है मैं बनाऊंगी एंटरप्राइज रिस्क प्रोग्राम। चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द वेरियस रिस्क, ओके, डिफरेंशिएटिंग स्कोप ऑफ सच अ प्रोग्राम फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। अब आपको क्या करना है कि ये प्रोग्राम आपके इंटरनल कंट्रोल से अलग कैसे है। यू हैव टू डिस्कस व्हाट डज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज लाइकली टू इंक्लूड इन सच अ प्रोग्राम, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना। दूसरा, आपको आइडेंटिफाई करने हैं एनी टू सच वाइडली यूज्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्राम, एंटरप्राइज रिस्क प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपको बताना है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का ये प्रोग्राम है और जो आपका इंटरनल कंट्रोल है, उन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या वो सेम है या अलग है। तो आपका जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसका जो स्कोप है इट इज़ मच ब्रॉडर देन इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर आपके एक्सटर्नल एस्पेक्ट भी आते हैं और आपके इंटरनल एस्पेक्ट भी आते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी आते हैं और आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं। वेयरएज इंटरनल कंट्रोल्स में ओनली दोज फैक्टर्स विच आर इंटरनल टू योर ऑर्गेनाइजेशन वो आते हैं। जो आपका इंटरनल कंट्रोल होता है इट इज़ प्राइमरली फोकस्ड अराउंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपकी कंपनी के ऑपरेशंस, आपकी कंपनी के ऊपर जो कंप्लायंस से रिलेटेड रिस्क आते हैं उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। इंटरनल कंट्रोल मेनली फोकस्ड होते हैं आपके बिजनेस प्रोसेसेस के ऊपर। तो अगर मैं स्कोप की बात करूं तो आपके एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम का जो स्कोप है इट इज़ वाइडर, इंटरनल कंट्रोल का स्कोप नैरो है, ठीक है। फिर आता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट आपके इंटरनल कंट्रोल का एक कंपोनेंट है, राइट। और एंटरप्राइज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट, इंटरनल कंट्रोल के जो कंपोनेंट है उसका हिस्सा नहीं है। ये एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट आपका हिस्सा है, ERP, ठीक है। एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट, हाँ ये हिस्सा है, ओके। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क है जो एक्सटेंड करता है ऑन द इंटरनल कंट्रोल। मतलब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, नॉट दे डोंट रिप्लेस ईच अदर। मतलब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट आपके इंटरनल कंट्रोल को रिप्लेस नहीं करता है, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, वो उसकी एक्सटेंशन है, ओके। और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ऑफ योर एंटिटी। यस, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ऑफ योर एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये है कंपोनेंट। अभी बढ़ के आए, फिर से दिमाग से स्किप हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जब एंटिटी अपनी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बनाती है, मतलब जब अपनी एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी ना। देखो, आपकी एंटिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये प्रोग्राम और इंटरनल कंट्रोल एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो इनका स्कोप अलग है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का प्रोग्राम का ये जो स्कोप है, ये स्कोप वाइड है और इंटरनल कंट्रोल का स्कोप नैरो है। इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इसके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स हैं, राइट। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो चीज़ उठाई वो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क है जो इंटरनल कंट्रोल को एक्सटेंड होता है। मतलब इट इज अ फ्रेमवर्क विच इज कॉम्प्लीमेंट्री
टू इंटरनल कंट्रोल। ये फ्रेमवर्क आपके इंटरनल कंट्रोल को रिप्लेस नहीं करता, इट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल के जो इस एंटिटी रिस्क मैनेजमेंट का जो एक हिस्सा है वो है आपकी एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपकी एंटिटी उसको बनाएगी, एंटिटी की रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बनाएगी, एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को बनाएगी, तो उसको क्या क्या कंसिडरेशन लेनी है। सबसे पहले कि आपका रिस्क की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। रिस्क की आइडेंटिफिकेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होगा, रिस्क की असेसमेंट होगी। रिस्क की असेसमेंट कैसे होगी, एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट होगी, ठीक है। तीसरा, आपकी एंटिटी डिफाइंड करेगी कि उसके लिए की रिस्क इंडिकेटर क्या क्या हैं, किस किस वजह से रिस्क आ सकता है। उसके बाद एंटिटी का रिस्क एपेटाइट कितना है, वो कितना रिस्क बियर कर सकती है। एंटिटी इस रिस्क की रेटिंग करेगी, इनको नंबर्स देगी। फिर एंटिटी इस रिस्क की असेसमेंट करेगी। रिस्क की असेसमेंट डाटा और ये मैट्रिक्स यूज करके की जाती है। उसके बाद एंटिटी प्रायोरिटाइज करेगी इन रिस्क को, क्योंकि हर एक रिस्क उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर अल्टीमेटली बेंचमार्किंग करेगी कि जो आपकी एंटिटी की रिस्क एंटरप्राइज रिस्क, आपकी एंटिटी की जो रिस्क की असेसमेंट है उसका कंपैरिजन वो किससे करेगी, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से करेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्लो है। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसको बांट लो। मैं फिर से बता देती हूँ कि क्या है, क्योंकि जहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको भी कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आपको डिफरेंस बताना है कि एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है और इंटरनल कंट्रोल में डिफरेंस क्या है, स्कोप का डिफरेंस है। फिर आपको ये बताना है कि ये जो आपकी एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है और जो इंटरनल कंट्रोल है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक्सपेंड्स ऑन टू इंटरनल कंट्रोल, ना कि उसको रिप्लेस करता है। एंटिटी जब अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगी वहां पे क्या करेगी, वो डिफाइन करेगी अपनी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। और ये आपका एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस तुम्हारा कंपोनेंट है एक इंटरनल कंट्रोल का। और वो किन किन चीज़ों को कंसिडर करेगी जब वो अपनी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बनाएगी, जब अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बनाएगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि वो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेगी, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको असेसमेंट करनी है, असेसमेंट के लिए उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसके बाद कौन कौन से आपके रिस्क इंडिकेटर हो सकते हैं, वो आपकी एंटिटी का रिस्क एपेटाइट क्या है, उनकी स्कोरिंग कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन क्लियर है। इतनी डिस्कशन इसलिए कर दी क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकती है, जब मुझे कन्फ्यूजन होगी बताते हुए। आगे CAW, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मुझे पहले चार्जिंग पे लगाने दो। पहले तो अपने लिए ताली मारो कि अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो इस क्लास तक, क्योंकि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि इतनी बोरिंग क्लास से आपको लग रही होगी। इतना इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही ऐसे हैं यार, क्या करूँ मैं। अगर मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी तो फिर आपके सिर के ऊपर से चीज़ें जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं तो आप ना ही करो, ओके। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, CAW इज अ टैक्स ऑडिटर ऑफ WHT फार्मा लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है। CAW आपका टैक्स ऑडिटर है आपकी फार्मा लिमिटेड का। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इट इज नोटिस दैट द फार्मा कंपनी हैज प्रोवाइडेड फ्री मेडिसिन सैंपल टू द डॉक्टर एम्प्लॉइज ऑफ 50 हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त 2022 to 31 March 2023. In this regard, the company has selected a specialist doctor in each hospital. वो कहता है कि CAW आपकी फार्मा कंपनी का ऑडिटर है। आपकी फार्मा कंपनी ने ना 50 डॉक्टर्स को क्या प्रोवाइड करे हैं, फ्री सैंपल प्रोवाइड करे हैं, ओके। इन फ्री सैंपल की वैल्यू क्या है, 50,000 रुपये है। हर एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर चुना और उन्होंने इसको सैंपल प्रोवाइड करे हैं और इनकी वैल्यू क्या है, 50,000 है, राइट। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको डिस्कस करना है कि हाउ CAW शुड प्रोसीड इन दिस मैटर वाइल कंडक्टिंग द टैक्स ऑडिट ऑफ द कंपनी। जब वो टैक्स ऑडिट कंडक्ट करेगा तो इस मैटर के रिलेशन में उसको कैसे एक्ट करना है। ये क्वेश्चन टैक्स का ज़्यादा लगता है और ऑडिट का कम लगता है, ठीक है। प्रोविजन पहले आपको समझनी पड़ेगी। एक सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 194R, TDS का सेक्शन है, जो कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई परक्विजिट देता है या कोई भी बेनिफिट देता है जिसका अमाउंट किससे ज़्यादा है, जिसका अमाउंट एक्सीड करता है 20,000 से ज़्यादा, और ये परक्विजिट, ये बेनिफिट किसको दिया जा रहा है, किसी भी रेजिडेंट को दिया जा रहा है, तो उस बंदे को TDS काटना है इसके ऊपर 10% का। हमारी सिचुएशन में फार्मा कंपनी दे रही है ना बेनिफिट आपके डॉक्टर्स को, और अमाउंट कितना है 50,000 रुपये का, तो उसको TDS काटना है। अगर वो TDS ना काटे तो ऐसे खर्चे का बेनिफिट
ऐसे खर्चे की अलाउंस में उनको अलाउड नहीं होगा, ये खर्चा इनकम टैक्स में, वो डिस अलाउड हो जाएगा, ठीक है। और सेक्शन आपका क्लोज नंबर 21 बी कहता है कि कोई भी खर्चा जो इनएडमिसिबल खर्चा है उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आपके ऑडिटर को फॉर्म नंबर 3CD में अंडर क्लोज नंबर 21 बी में। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तो आपकी फार्मा कंपनी को टीडीएस काटना है 10% का, अगर उसने नहीं काटा तो ये खर्चा इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाएगा, इट विल बी इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर। अगर कोई इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर है तो उसकी रिपोर्टिंग जाएगी अंडर क्लोज नंबर 21 बी में। तो यहां पे आपको ये प्रोविजन लिखनी है बस, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? सुहाना इज अ सीए फाइनल स्टूडेंट, इज पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द CMM फाइनेंस लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड NBFC। ये आपकी सीए फाइनल की स्टूडेंट है, आपकी ही कोई फ्रेंड होगी सुहाना, ठीक है। तो ये NBFC की ऑडिट कर रही है, और जब वो ऑडिट कर रही थी, जब वो ऑडिट का प्रोग्राम पढ़ रही थी, शी नोटिसेस दैट इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। उसको कुछ इंस्ट्रक्शन पता लगी। क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है? नंबर 1, वेरिफिकेशन रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ एनी आइटम of income or expenditure which exceeds 1% of the revenue from operation or 10 lakh whichever is higher, ठीक है। वो कहता है उसके ऑडिट प्रोग्राम में ना डिस्क्लोजर से रिलेटेड कुछ वेरिफिकेशन थी। उसके ऑडिट प्रोग्राम में लिखा हुआ था कि आपकी NBFC को ना डिस्क्लोजर देना है हर एक उस इनकम और एक्सपेंडिचर के आइटम का अलग से, जो जिसका अमाउंट एक्सीड करता है 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 10 लाख whichever is higher। अच्छा, दूसरा, उसको डिस्क्लोजर की वेरिफिकेशन करनी थी रिगार्डिंग द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, कि आपकी कंपनी ने जो ROE रेशो कैलकुलेट करी होगी, क्या उसका डिस्क्लोजर सही दिया, उसकी कैलकुलेशन सही है, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड सो ऑन। आपको डिस्कशन करनी है, आपको बताना है कि क्या ये जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, क्या वेदर दिस नीड्स टू बी रिवाइज्ड बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स और नॉट। अगर हाँ तो आपको एलोबरेट करना है क्यों। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। नीचे आ जाओ, ये नीचे क्या, शेड्यूल 3 में आपकी 3 डिविजन्स होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। डिवीजन 1 डील करती है उस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS के हिसाब से बनाती है। डिवीजन 2 डील करती है उस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंड AS के हिसाब से बनाती है। और डिवीजन 3 वो ब्रांच है जो डील करती है आपकी NBFC की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS के हिसाब से बनाती है। मतलब NBFC के ऊपर शेड्यूल 3 का कौन सा डिवीजन लगता है? डिवीजन नंबर 3 लगता है, ठीक है। और जो कहता है कि आपकी कंपनी को डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। NBFC के चैप्टर में ये क्वेश्चन भी है कि उसको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन रिलेशन टू दोज इनकम और एक्सपेंस जिसका अमाउंट एक्सीड करता है 1% ऑफ द टोटल इनकम से, ठीक है। और उसके साथ साथ उसको रेशियो कौन सी डिस्क्लोज करनी है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है, जिसे आप कार कहते हो। और Tier 1 कैपिटल जो आपने यूज करी है, Tier 2 जो कैपिटल यूज करी है, एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशो, ये रेशो उसको डिस्क्लोज करनी है। ऊपर जो डिस्क्लोजर लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, इस ऑडिट प्रोग्राम में, ये डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट डिवीजन 3 कंप्लायंस एंटिटीज पे नहीं आती है, डिवीजन 2 कंप्लायंस एंटिटीज पे आती हैं जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंड AS के हिसाब से बनाती हैं, ना कि NBFCs के ऊपर। तो यस, उसको ये चेंज करने की जरूरत है। आप इसके आंसर को जाके पढ़ो, ऐसा ही आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है while conducting the audit of RSC Limited, CAR has discovered a misstatement in the financial statement of the company due to the known write of a huge trade receivables with an outstanding amount of rupees 2 करोड़। आपका ऑडिटर ऑडिट कर रहा था, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसको ना एक मिस स्टेटमेंट मिली है 2 करोड़ रुपए की, ठीक है। आपकी मैनेजमेंट को इस और ये मिस स्टेटमेंट मिली है, और ये मिस स्टेटमेंट क्या है कि उसको ट्रेड रिसीवेबल को राइट ऑफ करना था, उनको बैड डेट दिखाना था, उसने नहीं दिखाया 2 करोड़ रुपए का। अब जो पार्टी है, इट हैज़ फ्लेड फ्रॉम इंडिया एंड नाउ इज अब्सकॉन्डिंग, जिससे आपको पैसे लेने थे वो इंडिया में है ही नहीं, वो इंडिया से बाहर चुकी है, बाहर जा चुकी है, जैसे विजय माल्या चला गया था, ठीक है। आफ्टर रिव्यूइंग द ऑडिट एविडेंसेस इट वाज कंक्लूडेड बाय द ऑडिटर दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग डेट। अब आपके ऑडिटर को पता है ये पैसा आने ही नहीं वाला है।
डिस्पाइट द मैटर बीइंग ब्रोट टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, बार बार ऑडिटर कह रहा है कि अब इसको बैड डेट दिखाओ, खत्म करो इस अमाउंट को, दे हैव रिफ्यूज टू करेक्ट द मिस स्टेटमेंट, मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शो अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, 1 करोड़ रुपए का आ रहा है, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट। मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू करेक्ट द अफोरमेंशन्ड मिस स्टेटमेंट, मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखा रही है 1 करोड़ रुपए का, अभी तक उसने 2 करोड़ की वो एडजस्टमेंट नहीं करी है इसके अंदर, ठीक है। मटेरियलिटी लेवल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी है, 5% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर आप इसका अमाउंट निकालोगे इस मिस स्टेटमेंट का, तो इट इज कमिंग टू बी अराउंड 200%, ठीक है। तो अनडाउटली एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट है जिसका इफेक्ट मटीरियल एंड परसुएसिव है। तो आपके ऑडिटर को एज पर एसए नंबर 705 कैसा ओपिनियन देना चाहिए, एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको एसए नंबर 705 की यहाँ पे प्रोविजन लिखनी है, फिर लिखना है एज पर एसए नंबर 705 आपका ऑडिटर मॉडिफाई कब करता है ऑडिट ओपिनियन को, और एडवर्स ओपिनियन वो कब इशू करता है। उसके बाद आप करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करो, कंक्लूजन लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि आपका CAD है, वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है TM इंडस्ट्रीज में, मतलब ये CA सर्विस में है। उस टाइम पे अ ह्यूज क्लेम लॉस्ट बाय द फर्म फॉर ₹20 करोड़ विद एन इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, आपकी ये जो TM इंडस्ट्री है ये क्या है, आपकी एक फर्म है जिसमें ये काम कर रहा है, मतलब ये जॉब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी इस फर्म ने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम लॉन्च किया है 20 करोड़ रुपए का, लेकिन आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी फर्म को पैसा कितना दिया है, सिर्फ 2 करोड़ रुपए का। अब ये जो CAD है, इट इज अग्रीव्ड बाय इट, मैनेजमेंट ऑफ द टी इंडस्ट्री हैज डिसाइडेड टू गो इन फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। अब आपकी फर्म कह रही है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है इस अमाउंट से, तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, और उसके लिए CAD आपकी कंपनी को हेल्प कर रहा है एक सूटेबल लॉयर ढूंढने में, ठीक है। और दिक्कत ये है कि CAD इस पर्टिकुलर लॉयर से फीस ले रहा है 25%, मतलब जितनी भी एक सेकेंड यार, ठीक है। दिक्कत ये नहीं कि CAD एक एडवोकेट को लेकर आ रहा है, दिक्कत यहाँ पे पता क्या हो रही है कि ये जितनी फीस आपकी फर्म इस इसको एडवोकेट को देगी, उसका 25% फी ये खुद शेयर कर रहा है। सो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? यस, शेड्यूल 1 पार्ट 2 के क्लोज नंबर 2 में ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन रीड इट। आगे क्वेश्चन कहता है CA तुषार इज द एंगेजमेंट पार्टनर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप व्हिच इंक्लूड्स पेरेंट एंटिटी एंड इट्स 3 सब्सिडरीज। CA तुषार किसी एंटिटी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है जिसके अंदर 3 सब्सिडरीज हैं और आपकी पेरेंट एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन है। दिस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरीज आर ऑडिटेड बाय द कंपोनेंट ऑडिटर्स। जो उसकी सब्सिडी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपकी कंपनी की ऑडिटर ने ऑडिट नहीं करी है, कंपोनेंट ऑडिटर्स ने ऑडिट करी है। ही इज कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग सच अपॉइंटमेंट। वो कह रहा है कि अब वो इस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस देना चाहता है इस पर्टिकुलर CFS की ऑडिट के लिए। क्वेश्चन है कि उसको कौन कौन सी कंसिडरेशन अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस टू सच एन ऑडिट, राइट। तो यहाँ पे आपके ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा, आपके प्रिंसिपल ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? एसए नंबर 600 बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस दैट उसकी जो पार्टिसिपेशन है एज द प्रिंसिपल ऑडिटर दैट शुड नॉट गेट रिड्यूस्ड, राइट। दैट मीन्स ही शुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड होना चाहिए वो एंगेजमेंट में। दूसरा, वो ये भी देखेगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है आपके कंपोनेंट को लेकर, आपके कंपोनेंट में कितना रिस्क एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को आपका ऑडिटर यहाँ पे कंसिडर करेगा बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि ऐसे नंबर 600 कहता है कि आपके ऑडिटर को कंसिडर करनी पड़ेगी कि जो उसकी पार्टिसिपेशन है दैट शुड बी सफिशिएंट टू एक्ट एज द प्रिंसिपल ऑडिटर। और कौन किन किन चीज़ों को वो कंसिडर करेगा? नंबर 1 कि जो मटेरियल पोर्शन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का वो आपका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है। दूसरा, उसकी नॉलेज क्या है कंपोनेंट की बिजनेस को लेकर, कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, और उसके साथ साथ जो आपके ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है एज पर 600 उनको भी वो कंसिडर करेगा, राइट। ये एक पार्ट था आपके इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट कहता है जब वो एक्सेप्टेंस दे देगा ही इज
ही इज इन क्वेंडरी विद रिगार्ड टू द डिटर्मिनेशंस ऑफ मटीरियलिटी, कि उसको अपनी ये जो ग्रुप की ऑडिट है, CFS की ऑडिट है, उस ऑडिट के लिए उसको मटीरियलिटी लेवल क्या सेट करनी चाहिए, उसके रिलेशन में उसको कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे ये टॉपिक मैंने जो ऑडिट ऑफ CFS का जो चैप्टर डाला है वहाँ पे डिस्कस किया है। 3 पॉइंट है, आप वहाँ जाके अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देख लो, नहीं तो आप खुद से भी उन पॉइंट्स को पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है कि आपको मटीरियलिटी लेवल कैसे सेट करनी है जब आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट ऑफ CFS। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ट्रिपल J एंड एसोसिएट्स इज एन ऑडिट फर्म। इसको आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना, यहाँ तक ये कहानी है, नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। क्वेश्चन पूरी कहानी सुना के आपको पता क्या बोलेगा, ये बोलेगा फंक्शन बता दो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के क्या फंक्शन है। कहानी पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी है मत पढ़ो, सिर्फ ये फंक्शन पूछेगा कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के क्या फंक्शन है। तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है आपका क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, वो रिकमेंडेशन देता है आपके काउंसिल को कि आपकी काउंसिल को क्या क्या गाइडलाइंस बनानी चाहिए फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी इन दी फॉर्म इन दी ऑडिट फॉर्म। दूसरा, वो रिव्यू करता है आपके ऑडिट क्वालिटी ऑफ योर मेंबर्स, जो आपके CA इन प्रैक्टिस है। उसके साथ साथ जब वो रिव्यू करेगा, जब वो क्वालिटी रिव्यू करेगा, उस टाइम पे वो आपके मेंबर्स को रिकमेंडेशन भी दे सकता है कि उनको कैसे इंप्रूव करनी चाहिए अपनी क्वालिटी। और अगर उसको रिव्यू के दौरान कोई भी नॉन कंप्लायंस मिलता है तो उन केसेस को वो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को भी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये कहानी पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी है छोड़ सकते हो। वो सिर्फ आगे जाके सिर्फ आपसे फंक्शन पूछ रहा है QRP के, तो ये भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी फ्री? क्या आप मानते हो इस बात को कि आपकी कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर है वो फ्री होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस विच फोर्स हिम टू डेविएट फ्रॉम द ट्रूथ, ही शैल बी इंडिपेंडेंट। क्या ये स्टेटमेंट प्रॉपर है? पहले ये बताओ, क्या आप इस बात से अग्री करते हो? यस, आप इस बात से अग्री करते हो कि वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर कहता है सो हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर कैन बी एस्टैब्लिश्ड, कि अगर आप इस बात से अग्री करते हो कि आपकी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, तो आप उसके इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर करोगे? तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो तो आपको उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी वेरी क्लियर, राइट। उसको उतनी अथॉरिटी, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, उतनी अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से डिस्चार्ज कर सके। उसकी लाइन ऑफ अथॉरिटी भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, उसको किसको जवाब देना है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अपनी जो लाइन ऑफ अथॉरिटी वो ऐसे डिफाइन करी कि आपका इंटरनल ऑडिटर आंसरेबल है टू अ वेरी लो लेवल एम्प्लॉइज, मतलब कि जो वो स्मॉल लेवल पे काम करती हैं, तो फिर उसकी औकात ही नहीं है, समझ लो। तो उसको इतनी अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो रिपोर्टिंग किसको करे, कौन रिपोर्टिंग करे, आपका जो चीफ इंटरनल ऑफिसर है वो किसको रिपोर्टिंग करे, आपकी ऑडिट कमेटी के जो चीफ होंगे उनको, जो आपके डायरेक्टर्स होंगे उनको। तो ऐसे यू कैन इंश्योर दी इंडिपेंडेंस ऑफ योर इंटरनल ऑडिटर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आके देखोगे देन दिस, तो पहले तो उसने यही लिखा है कि हाँ उसको क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आपको जो भी इंडिपेंडेंस के बारे में लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद कैसे आप इंश्योर करोगे, फर्स्टली आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ऑफ द की पर्सोनल, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल्स। ठीक है, तो आप अपने इंटरनल ऑडिटर को इतनी ऐसी पोजीशन दो, उसका ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा स्टेटस बनाओ कि वो इंडिपेंडेंट रह के काम कर सके। दूसरा, उसकी लाइन ऑफ रिपोर्टिंग शुड बी क्लियरली डिफाइंड कि उसको किसको रिपोर्ट करना है, राइट। फाइनली तुम उसको इतनी पावर दो, इतनी अथॉरिटी दो कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से डिस्चार्ज कर सके। यही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? नहीं। ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मिस्टर राज एक प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वॉज ऑर्डर टू सरेंडर हिज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। पहले वो प्रैक्टिस में था, अब उसको ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट कि तू अपना ये जो COP है इसको सरेंडर करते हो सकता है उसने कुछ गलत काम किया हो, एंड ही वॉज सस्पेंडेड फॉर 2 years।
पक्का उसने कुछ ना कुछ गलत काम किया है, वो 2 ईयर के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया फॉर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी विदाउट असर्टेनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 139 एंड 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट विद टू बी रेड विद द सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, उसने ये डिफॉल्ट किया तो उसको 2 साल के लिए बोल दिया कि अब तो अपना ये जो COP है वो सरेंडर कर दे। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, जब उसकी सस्पेंशन चल रही थी उस टाइम पे मिस्टर राज इज डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज अ डाटा प्रिवेसी कंसल्टेंट। वो अपने आप को क्या बता रहा है कि मैं डाटा प्रिवेसी कंसल्टेंट हूँ, डिड द वर्क, और वो काम भी कर रहा है फाइलिंग द डाटा प्रिवेसी रिलेटेड रिटर्न्स, लोगों की डाटा प्रिवेसी रिलेटेड रिटर्न्स भर रहा है, और वो इस फील्ड में ही एज अ कंसल्टेंट भी अपीयर हो रहा है बिफोर द अथॉरिटी। लेकिन वो किस कैपेसिटी में अपीयर हो रहा है, अदर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मतलब एज अ CA अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा, वो एज अ डाटा प्रिवेसी कंसल्टेंट प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है ऐसा कोई काम करके, तो आपको ये बताना है कि क्या इसने कुछ गलत किया है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द CA एक्ट। सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी CA इन प्रैक्टिस का काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका ये जो COP है वो क्या हो गया, सरेंडर उसको करना पड़ा है। उसका सरेंडर क्या, उसको सस्पेंशन हुआ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसको सरेंडर करना पड़ा अपना COP। तो अगर वो अपने आप को कोई भी CA इन प्रैक्टिस जब भी कहीं पे भी रिप्रेजेंट करेगा तो वो इन द कैपेसिटी ऑफ CA ही करेगा। ये पर्सन अपने आप को, इसके पास COP नहीं है, प्रेजेंट कर रहा है लेकिन CA की कैपेसिटी में प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसने कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं किया। राइट, तो इसने कोई भी सेक्शन 6 का वायलेशन नहीं किया, ही इज एब्सोल्युटली डूइंग एब्सोल्युटली राइट। अगर ये अपीयर होता इन द कैपेसिटी ऑफ अ CA और अपने आप को डेजिग्नेट करता है एज अ CA, देन इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। ओके, सो दिस वाज योर एंटायर MTP की डिस्कशन। थोड़ी सी लेंदी MTP है बिकॉज क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पता नहीं मैंने ये वीडियो के बिगनिंग में बोली है बात या नहीं बोली, तो अगर नहीं बोली तो बहुत सारे बच्चे तो भाग ही गए होंगे कि कितनी इजी MTP है, कितनी इजी MTP है। जो बच्चे यहाँ तक पहुँच पाए तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। फिर भी एक बार इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को प्लीज़ अपने एंड पे कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, थैंक यू सो much for watching this video. Like this video, share it with your friends if you can, and comment on this video if you want to. Have a great day or night जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देखो। बाय बाय।